अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएमएस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा पीएमएस की बेसिक्स के बारे में कि पीएमएस होता क्या है और पीएमएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अभी पहले हम पीएमएस की जो है वो बेसिक्स को ज़रा डिस्कस करते हैं। तो पीएमएस की बेसिक्स को डिस्कस करने के बाद तब तक हमारी जो है गेस्ट हैं वो भी आ जाएंगी। तो उसके बाद जो है हम प्रॉपर अपने सेशन को जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम पीपीएससी की वेबसाइट में जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर। तो यहाँ पे होगा जी डाउनलोड्स। तो यहाँ पे जो है हम डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे और डाउनलोड्स को मैं ओपन करता हूँ। तो मेरा एक मिनट रुकिएगा, मेरा फिर लैपटॉप का इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अभी वो कनेक्ट हो जाता है तो फिर जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये 2-3 दिन से इशू आ रहा है कि मोबाइल का तो डिस्कनेक्ट नहीं होता लेकिन लैपटॉप का पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके जी। तो पीपीएससी की वेबसाइट पे यहाँ पे है नीचे करके डाउनलोड्स। यहाँ पे नीचे है जी डाउनलोड्स। ये डाउनलोड्स है, इस डाउनलोड्स के ऊपर मैं करूंगा क्लिक। तो डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करके तो अब हमारे पास जो है वो पीएमएस का सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, पीएमएस का सिलेबस आ जाएगा। अब पीएमएस के अंदर जो पेपर होता है हमारे पास वो 12 होते हैं। पीएमएस किसी एक पेपर का नाम ही है। इसमें 12 पेपर होते हैं। 12 सब्जेक्ट्स आपने करने होते हैं। अब 12 सब्जेक्ट से मुराद कोई ये ना समझे कि 12 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। इसमें पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। 1200 में से 600 मार्क्स का आपका कंपलसरी पोर्शन है। अब जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो सब ने करने ही करने हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स सब के लिए कंपलसरी हैं और वो सब ने करने ही करने हैं। तो 6 जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी हैं। एक पेपर 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। ठीक है, तो अभी कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो ओपन होते हैं तो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। जो पहला कंपलसरी सब्जेक्ट है हमारे पास वो इंग्लिश ऐसे का है। ये 100 मार्क्स का है। ठीक है, ये 100 मार्क्स का है इंग्लिश ऐसे का। 100 मार्क्स का आपने एक ऐसे लिखना है। ठीक है, 100 मार्क्स का एक ही ऐसे लिखना है और ये ऐसे लिखना होता है 1500 वर्ड्स का। 1500 वर्ड्स का ये एक ही ऐसे है। दूसरा जो हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट है वो इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन का है। ये भी 100 मार्क्स का है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है उर्दू ऐसे प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन। ये 100 मार्क्स का है। ये भी 100 मार्क्स का है। चौथा जो हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट है वो इस्लामिक स्टडीज है। अब जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो एथिक्स का पेपर दे सकते हैं। 100 मार्क्स का आपके पास इस्लामियत का पेपर है। जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो एथिक्स का पेपर दे सकते हैं। 100 मार्क्स का आपके पास पाकिस्तान स्टडीज का पेपर है। 100 मार्क्स का फिर आपके पास जीके का पेपर है जो ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यूज बेस्ड। इंग्लिश ऐसे का सब्जेक्टिव पेपर है। इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन सब्जेक्टिव। उर्दू सब्जेक्टिव। ठीक है, अंदर मिक्स भी होंगे। जिस तरह पाकिस्तान स्टडीज है वो कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। इस्लामियात ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो जीके का पेपर है वो 100% एमसीक्यूज के ऊपर बेस्ड है।
100 MCQs का पेपर आएगा, 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 MCQs का पेपर है, ये 100 मार्क्स का हमारे पास पेपर है। ये है हमारे पास 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। बाकी 600 मार्क्स के होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। 600 मार्क्स के हैं हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं ये डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है, और इसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो हमारी गेस्ट है मिस अलीजा राना, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो अभी जो है हम डिस्कस करेंगे उनके साथ, उनका एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। जी अलीजा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? वाह, जी आपकी आवाज़ आ रही है। तो वेलकम अलीजा, एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमें आज ही अपना टाइम दिया, अपनी निजी मसरूफियात से निकाल के। थैंक यू सो मच। इट्स ओके सर, आई एम ऑनर्ड एंड आई एम सो सॉरी, इट्स माय बैड कि मैं थोड़ी लेट हूँ और इतना वेट करना पड़े आप लोगों को। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं, करते हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं है। जी एलिजा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ठीक ताकि है सर। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इन्हें पता चल जाए। ओके, सो माय नेम इज अलीजा और मेरी ग्रेजुएशन है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। और मेरी डिग्री थी, मतलब मेजर था मेरा जोलॉजी। और 21 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी और मैंने बेसिकली तैयारी स्टार्ट की थी सीएसएस की। और मेरी तैयारी स्टार्ट 2021 से ही हुई थी, मतलब ड्यूरिंग डिग्री ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और मेरी सीएसएस की पहली अटेम्प्ट थी 22 की। और अनफॉर्चुनेटली आई वाज अनएबल टू क्लियर दैट। उसके बाद मैंने पीएमएस के ही साथ ही एग्जाम्स थे, वो मेरी पहली अटेम्प्ट थी पिछले साल ही। और उसमें मैं जीके में मेरे 36 मार्क्स थे, सो वो भी मैं क्वालिफाई नहीं कर सकी। इस साल मेरी सीएसएस और पीएमएस दोनों की सेकेंड अटेम्प्ट थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीएसएस 2023 उसका रिटन पार्ट क्वालिफाई है। और टिल नाउ मेरा इंटरव्यू हो चुका है और पीएमएस में मेरी एलोकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा ये है कि बाकी जो अब पीएमएस जो नेक्स्ट होना है 2024 में, उसमें सीट्स तो अनाउंस हो चुकी हैं, मतलब अनऑफिशियल सीट्स हैं 42, उसमें वो अनाउंस हो चुकी हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा सुना, सर आपको बता रहे थे उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स का कि कौन कौन से होते हैं। तो इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं। अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज उसको ड्रॉप करिएगा ताकि मैं उनको आंसर्स कर दूं। और सर आप काइंडली मुझे बता दें कि कितना आप बता चुके हैं और मैंने आगे कितना बताना है। मैंने कुछ भी नहीं बताया। चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ। अच्छा, पहला जो सब्जेक्ट है, अगर मैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करूं तो उसमें पहले सब्जेक्ट आता है ऐसे का। ऐसे आपके पास आई गेस 7 होते हैं पीएमएस में, और उसमें से आपको एक करना होता है। अब थोड़ा सा ना मैं यहाँ पर कंपैरिजन लेकर चलूंगी क्योंकि यूजुअली जो पीएमएस में आते हैं वो सीएसएस में भी प्रिपेयर हुए होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सीएसएस और पीएमएस में डिफरेंस आता है। उसमें ये है कि जो सीएसएस है उसमें ऐसे 3 ऑर्स का है और उसमें वर्ड्स भी ज्यादा होते हैं। पीएमएस का ऐसे 2 ऑर्स का होता है और उसमें वर्ड्स भी कम होते हैं। लेकिन इसमें ये चीज होती है कि जो सीएसएस का ऐसे है उसमें आपको मार्क्स मिलना बड़ा मुश्किल होता है। पीएमएस का ऐसे आपको मार्क्स दे देता है। ठीक है, अब अभी तक मेरी तो डीएमसी नहीं आई, तो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट की जो डीएमसी है उससे ही मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी उसमें मेरे ऐसे में 60 मार्क्स थे। ठीक है, और 60 मार्क्स काफी बच्चे ले लेते हैं पीएमएस में, लेकिन सीएसएस में 60 मार्क्स लेना इज एन एक्लिस हील। उसके अलावा आ जाता है जब आप सारे सब्जेक्ट्स तैयार कर लेते हो तो आपका ऐसे तैयार हो जाता है। ऐसे में मेन चीज ये होती है कि आपने लिखना है उसको, उसकी प्रैक्टिस करनी है और इवेल्युएशन करवानी है। अगर आपने इवेल्युएट नहीं करवाया अपना ऐसे तो फिर आप ये भूल जाए कि ऐसे पास हो सकता है, और खुद से लिख कर
आप पास कर लेंगे, या अगर आप पढ़ लेंगे ऐसे को तो वो पास हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। पीएमएस हो या सीएसएस हो, दोनों में रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है। दूसरा पेपर होता है प्रेसी का। अब सीएसएस की जो प्रेसी होती है उसमें प्रेसी, कंपोजिशन, करेक्शन और बहुत सी चीजें होती हैं। पीएमएस की जो प्रेसी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उसमें आई गेस कंपोजिशन नहीं होती, और उसमें आपके पास एप्लीकेशन होती है। और उसके अलावा जैसे 20 मार्क्स का जो सीएसएस का प्रेसी का पेपर होता है उसमें एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आते हैं, लेकिन जो पीएमएस का होता है उसमें 5 नंबर के एंटोनिम्स आ सकते हैं या सिनोनिम्स आ सकते हैं, ये उनकी मर्जी होती है। बाकी पेपर आसान होता है, लेकिन ये होता है कि इसमें आप इस तरह से मार्क्स इतने ज्यादा नहीं ले सकते, मतलब 50s 60s में आ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके से ज्यादा भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो मार्किंग होती है वो जरा टाइट होती है। फिर आते हैं पाकिस्तान स्टडीज पर। अब जो पीएमएस है उसमें है पाकिस्तान स्टडीज, और जो सीएसएस है उसमें है पाकिस्तान अफेयर्स। ठीक है, तो पाकिस्तान अफेयर्स अगर सीएसएस में है तो उसमें कुछ जो कंटेम्परेरी इश्यूज होते हैं वो चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन जो पीएमएस होता है उसमें वो आपसे हिस्ट्री की काफी चीजें पूछता है। अब हम लोग ये करते हैं कि हम लोग हिस्ट्री के पार्ट को छोड़ देते हैं और हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि करंटली जो चीजें चल रही हैं उनको तैयार कर ले, लेकिन पीएमएस में आपको जरा पास की चीजें भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, और ये भी आपको मार्क्स दे देता है। इसमें ये होता है कि पीएमएस में एक चीज थोड़ी डिफरेंट ये है कि आपने एमसीक्यूज नहीं करने होते। ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज में आपके पास 20 मार्क्स की ब्लैंक्स आती हैं और वो आपने फिल करनी होती हैं। 1 नंबर की आपको एक सेंटेंस आता है, उसमें 2 ब्लैंक्स होती हैं, मतलब 0.5 की होती है। तो वो थोड़ी मुश्किल समझी जाती है, लेकिन अगर आपने थ्योरी अच्छी से की है तो फिर आप वो ब्लैंक्स भी फिल कर लेते हो। फिर आता है इस्लामियात। अच्छा, इस्लामियात का ये है कि सीएसएस की इस्लामियात आपको शायद इतने अच्छे नंबर ना दे, लेकिन पीएमएस की इस्लामियात अच्छे नंबर दे देती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये है कि इस्लामियात इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, एक ये चीज भी आ जाती है। मेरी इस्लामियात उर्दू में थी क्योंकि मैंने पहले उर्दू में ही पढ़ा हुआ था, तो इस वजह से मैंने प्रेफर यही किया कि मैं अब भी उर्दू में करूं, क्योंकि उर्दू एज अ सब्जेक्ट पीएमएस में है। तो जब आप इस्लामियात उर्दू में करोगे तो वो एक लिखने का जो मसला आता है वो नहीं आता, तो उस चीज में आसानी हो जाती है। तो अगर मैं इस्लामियात की बात करूं, पीएमएस में इस्लामियात में मार्क्स आ जाते हैं अगर आपने सीएसएस की टर्म्स में ही उसको तैयार किया हुआ है, मतलब आपने रेफरेंस लिखे हैं, रेफरेंस कुरानी आयात आपने लिखी हैं, उनके तर्जुमे लिखे हैं, आपने हदीस लिखी हैं, अशार लिखे हैं, तो ये सारी चीजें अगर आपके पेपर में हैं तो फिर आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, चाहे आप इंग्लिश में करें चाहे उर्दू में करें। ठीक है, और मैं अगर बात करूं तो मेरे अपनी पहली अटेम्प्ट में इस्लामियात में 66 मार्क्स थे, और आई मस्ट से कि जो पिछले साल की अटेम्प्ट थी वो लो स्कोरिंग अटेम्प्ट थी, उसमें मार्क्स इतने ज्यादा नहीं आए थे। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 66 मार्क्स गुड है, मतलब आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। सीएसएस में थोड़ा सा टफ होता है। फिर अगर हम बात करें जीके की, जीके के तो सर खुद एक्सपर्ट है, वो आपको काफी अच्छा गाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें बता देती हूँ। इसका जो जीके है उसमें उर्दू वाला पार्ट नहीं होता, क्योंकि उर्दू यहाँ पर एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। इस पेपर में जो 100 मार्क्स का पेपर है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इस चीज को जहन में रखना है। और उसके अलावा यह है कि इसमें आपके पास इंग्लिश का पार्ट है, इसमें बायोलॉजी का है, एस्ट्रोनॉमी का है, डिफरेंट सेक्शंस हैं। अब जिसने सीएसएस में जनरल साइंस की है उसके लिए काफी आसानी हो जाती है यहाँ पर करना, लेकिन ये है कि इस पेपर में कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, जैसे आपको एयरपोर्ट्स के नेम याद करने हैं, आपको डिफरेंट बॉर्डर्स का पता होना चाहिए, कैपिटल्स, करेंसीज, ये डिफरेंट चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं। ज्योग्राफी बहुत करनी पड़ती है आपको। फिर करंट अफेयर आपको करना पड़ता है, जो मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स होते हैं उनको याद करना पड़ता है। 3-4 एमसीक्यूज कंप्यूटर के आ जाते हैं। तो डिफरेंट डोमेन्स हैं, ये है कि इसमें 40 मार्क्स लेना तो बहुत जरूरी है। उससे ऊपर यह है कि आपकी जितनी अच्छी तैयारी है उससे ऊपर आप नंबर ले लोगे। अब मैंने जो अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में इस पेपर को फेल किया था, उसमें वजह ये थी कि शायद मैं तब भी 40 मार्क्स ले लेती, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि मैंने इतने वन पेपर दिए नहीं थे उस वक्त। तो मैंने कुछ काफी तुक्के भी वहां पर लगा लिए, और जब मैंने तुक्के लगाए तो वो नेगेटिव मार्किंग होते होते मेरा स्कोर कम हो गया और वो पेपर मेरा फेल था। अदरवाइज मेरा ओवरऑल स्कोर वाज गुड।
ठीक है, उसके बाद है आपके पास उर्दू। अब उर्दू का ये मसला है कि क्योंकि इतना ज्यादा हम लोगों ने इंग्लिश में लिखा होता है कि हम लोगों को यूं लगता है कि उर्दू लिखी नहीं जाएगी, लिखी नहीं जाएगी, आती भी नहीं है और बहुत मुश्किल लग रही होती है। अब मैंने जब ये पेपर दिया था पीएमएस की पहली अटेम्प्ट का, तो सीएसएस की अटेम्प्ट देने के बाद मेरे पास लेस देन 1 मंथ था, और उसी में मैंने तैयारी की थी। मेरे सीएसएस के सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे और पीएमएस के डिफरेंट थे, और मैंने उसी में जितना मेरे पास टाइम था, कोई 25 डेज थे, तो उसी में तैयारी करके मैंने पेपर दिए थे। और उस वक्त मेरे उर्दू में मार्क्स 65 थे। ठीक है, और मैंने इतना ज्यादा नहीं किया था कि मैंने बहुत ज्यादा लिखा हो या इस तरह से किया हो, जो मेरे पास बैकग्राउंड नॉलेज था। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग आते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो एफएससी करते हैं या आईसीएस करते हैं, तो वहां पर एक सब्जेक्ट है उर्दू। तो उस चीज को ना आई एम सॉरी। तो ये है कि हम लोगों ने जब वहां उर्दू पढ़ी होती है ना, तो वहां जिसने अच्छे से पढ़ा है उसका वो वाला नॉलेज काफी काम आता है पीएमएस में। पीएमएस में आप लोगों को ये स्कोर भी अच्छा दे देंगे, तो वो चीज वहां पर काफी काम आ जाती है। अब पीएमएस की ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पीएमएस में एक होती है तलखीस। तलखीस बिल्कुल वैसे ही है जैसे जो प्रेसी आपने करनी होती है प्रेसी के पेपर में, बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पर उर्दू में तलखीस करनी है। एक दफा उसको पढ़े, उसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब अपनी वर्डिंग में लिखें, 1/3 जो आपने लिखना होता है। सिर्फ थोड़ी सी जो चीज आती है वो ये है कि आपने लिख कर ना उसकी प्रैक्टिस करनी है, वरना उर्दू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उर्दू में सिर्फ मसला ये होता है कि हम लोगों ने इसको लिखा नहीं होता, और दूसरा हमारा स्पीड का इशू होता है। अदरवाइज इतना कोई इशू नहीं है उर्दू में मार्क्स लेना। उर्दू में बेस्ट बुक है कलीदे उर्दू। मैंने वहीं से किया था, वहां से आपके मुहावरात भी हो जाते हैं। 15 नंबर के होते हैं वो, 3 नंबर का एक होता है, 5 आपने करने होते हैं। और कलीदे उर्दू से सारे हो जाते हैं। इसके अलावा जो करेक्शन है वो भी आपकी कलीदे उर्दू से हो जाती है। जो आपने तशरीह करनी है, तशरीह में ये होता है कि आपको आई गेस 5 होती हैं उसमें अशार, 3 आपने करने होते हैं। 1 नंबर आपका होता है शायर के नाम का, और बाकी मार्क्स होते हैं तशरीह के। इसमें एक इशू जो काफी स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, मैं तो सिर्फ मशवरा ही दूंगी, बाकी आप सबने तैयारी अपने हिसाब से करनी है। उसमें ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा इस चीज को देखते हैं कि शायर का नाम हमें आना चाहिए। उसके लिए पता नहीं वो कितना कितना क्रैम करते हैं। शेर के आखिर में देख लेते हैं होता है, होती है, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं तो इस शायर ने ये शेर लिखा है। उस 1-2 नंबर मतलब टोटल वो 3 नंबर बनते हैं, उन 3 नंबरों के लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी यूज की थी वो ये था कि मैं शायर के नामों में पढ़ी नहीं थी। मुझे ये था कि मैंने तशरीह पर ज्यादा फोकस करना है, और मुझे ये पता होना चाहिए कि ये अगर शेर आया तो उसकी तशरीह मैं इतनी अच्छी करूं कि वो जो 3 मार्क्स हैं वो किसी तरह मेरे कंपनसेट हो जाए। तो मैंने यही स्ट्रेटेजी यूज की थी। अब तशरीह में ये होता है कि बिल्कुल जैसे पहले एफएससी में किसी दौर में तशरीह लिखते थे तो हम बीच में रेफरेंस यूज करते थे, यहाँ भी ऐसे ही करना है। रेफरेंस यूज करने हैं, अशार लिखते हैं, कोई आयत अगर वहां पर फिट हो रही है वो यूज कर लें, किसी की कोटेशन याद आ गई आपको वो लिख दें। इस तरह से फिर आपने यहाँ पर मार्क्स लेने होते हैं। इसमें एक और पार्ट आता है ऐसे का। जो इंग्लिश ऐसे करने का तरीका है वही उर्दू ऐसे करने का तरीका है। उर्दू ऐसे में भी आपने पैराग्राफ्स बनाने हैं, उर्दू ऐसे में भी आपने आउटलाइन बनानी है, उर्दू ऐसे में आपने रेफरेंसेस देने हैं। अब इसमें ये थोड़ी सी ये चीज होती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश का ऐसे है तो हम वहां पर लिखेंगे कि वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है, लेकिन उर्दू ऐसे में हमने वर्ल्ड बैंक की उर्दू में पता होना चाहिए उसको क्या कहते हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशंस इंग्लिश में लिखते हैं तो उर्दू में हमें पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, तो हमने वहां पर उर्दू में उसका लिख कर आना है। ठीक है, अब ये किस तरह से होगा जब आप लिखेंगे, लिखें, लिख कर चेक करवाएं, तो ये चीज भी आपकी इंशाल्लाह हो जाएगी ठीक। ठीक है, अभी यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो इसका या तो ये मतलब है कि मेरी समझ नहीं आ रही, या ये मतलब है कि सारे लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। चलें आगे चलते हैं।
अच्छा, ये हो गया आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट 600 मार्क्स के। अब जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर आपने 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिखने होते हैं, और वो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 200 मार्क्स के होते हैं। उसका पेपर 1 पेपर 2 इस तरह से होता है। अब इसमें जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है ना, उसके लिए काफी मिथ्स भी हैं और कुछ रियलिटीज भी हैं। डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट, उनके पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंटली ही बताते हैं। मैं आपको अपना बता दूंगी। उसमें यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि स्कोरिंग ट्रेंड होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता। मेरे नजदीक दोनों चीजें होती हैं। स्कोरिंग ट्रेंड मैटर करता है, उसकी वजह यह है कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कि जो आपको स्कोर कम देते ही देते हैं। जैसे अब मैं बताऊं, मेरे ऑप्शनल से जोलॉजी, क्योंकि मेरी डिग्री जोलॉजी की थी, तो मैंने सीएसएस में जोलॉजी नहीं रखा था। तो इसलिए मैंने पीएमएस में रखा था, क्योंकि जब आपने आगे इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आपको अपनी डिग्री को प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि वो उसमें से पूछ सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप सेपरेटली अपनी डिग्री को प्रिपेयर करें और 200 मार्क्स के किसी और सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, आप अपना सब्जेक्ट ही ऐसा रखें कि आपको उसमें पहले से ही आता हो। और दूसरा मेरा सब्जेक्ट था सोशल वर्क, और तीसरा था पंजाबी। अब जो सोशल वर्क है वो बहुत इजी सब्जेक्ट है। ये आपको यहाँ पर तो नंबर दे देगा। सीएसएस में आपको, सॉरी, जो सोशल वर्क है वो यहाँ पर यह है कि जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो उसका पेपर 1 आप 2 दिन में कर लेंगे, इतना आसान है। फॉर एग्जाम्पल उसमें कल्चर की बात है कि कल्चर क्या है, और इस तरह की चीजें हैं कि डिफरेंट सोसाइटीज हैं, फैमिली, तो उसमें फैमिली की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मतलब बहुत इजी सब्जेक्ट है वो। और जो पेपर 2 है उसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है ये, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें पढ़ी होती हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल इसमें एक टॉपिक होगा जो आपके बिल्कुल थीसिस से रिलेटेड है, कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितने अ, तरह की उसमें चीजें होती हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है, हाइपोथेसिस होता है, और रिसर्च है, फिर उसमें आपने उसका लिटरेचर रिव्यू है, फिर उसके बाद आपने जो भी टेक्निक यूज की है, एंड पे कंक्लूजन डिस्कशन। एक टॉपिक तो बिल्कुल इस तरह का है। तो इस पे थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन सोशल वर्क का इशू यह है कि जितना इजी ये सब्जेक्ट है, ये उतना लो स्कोरिंग है। अब उसकी लो स्कोरिंग की वजह भी मैं बता देती हूँ। अब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट की एक बुक पकड़कर हम लोग उसी को रट्टे लगाते हैं, क्योंकि ज्यादा मेहनत से सारे ही दूर भागते हैं। तो कोई भी बुक है, जैसे ज्यादातर बुक्स वर्ल्ड टाइम्स वालों की ही यूज होती हैं, तो उसमें हम करते ये हैं कि हम लोग बुक ले लेते हैं, हम लोग उसको रटा लगाते हैं। हम लोग को ये लगता है कि बस वही जो याद कर लिया, क्रैम किया हुआ है, वही जाकर हमने बस उसको वहां पर लिखना है। अब लेकिन जब आप तैयार करते हैं ना, तो आप इस चीज को भूल जाते हैं कि जिस बुक से आपने पढ़ा है, उस बुक से पता नहीं कितने हजारों लोगों ने पढ़ा होगा। जब एग्जामिनर एक ही चीज देखेगा, हर पेपर में वो एक ही चीज देख रहा है, उसको कुछ डिफरेंट मिल ही नहीं रहा, तो वो आपको नंबर कैसे डिफरेंट देगा। तो एक चीज, एक सेंटेंस है जो मुझे बहुत पसंद है कि इफ यू वांट टू बी डिफरेंट यू हैव टू डू डिफरेंट। ठीक है, तो आपने कुछ डिफरेंट किस तरह से करना है कि आप अपनी तैयारी डिफरेंटली करें। जो लोग लोकल मार्केट्स की बुक से पढ़ रहे हैं, आप ना पढ़ें, आप इंटरनेट से तैयारी करें। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी ना, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन आपके मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे ना। तो वो जो एक ना 10-15 नंबर का डिफरेंस पड़ जाता है, फिर अगर आपका पेपर डिफरेंट होता है ना दूसरों से, तो वो 10-15 नंबर आपको ज्यादा मिलते हैं, बाकियों को कम मिलते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव मार्किंग होती है कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि यस, मैं जो रेफरेंस देती थी, मैं अरेबिक आयात लिखती थी, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि फिर वही बात के बहुत से लोग जो हैं उनको अरेबिक याद करने में मसला होता है, मुझे नहीं होता। मैं उसकी वो एक होता है ना, शद मद जबर जेर, ये चीजें आप ना लगाएं, क्योंकि इस चीज से तो अगर गलत भी हो जाए तो उससे तो गुनाह है। तो आप वैसे अरेबिक लिख लें। ठीक है, अगर आपको इजीली आयत याद हो जाती हैं तो उनको याद करके लिखें, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर तो आप सूरत का नेम और आयत नंबर भी याद कर लेते हैं, इट्स द बेस्ट थिंग। ठीक है, लेकिन ये हर किसी का होता है कि वो कितना परसीव कर सकता है, कितना याद कर सकता है, हर किसी की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो अगर आपको नहीं भी याद होता तो इट्स ओके, लेकिन रेफरेंस तो आप लिखें। अच्छा, सोशल वर्क की बात हो रही थी, उसके बाद है पंजाबी। अब पंजाबी का ये है कि मैंने जो एक मिस्टेक की थी वो ये थी कि मुझे ये लगता था कि मैंने सीएसएस में पंजाबी रखी है, वहां पे स्कोर अच्छा आता है, इसका मतलब यह है कि पीएमएस में भी स्कोर अच्छा आएगा। मैंने सीएसएस में पंजाबी पढ़ी है, तो पीएमएस में भी मैं पढ़ूंगी, मेरा टाइम बच जाएगा और मुझे चीजें पहले से ही आती होंगी।
ये चीज तो होती है, लेकिन पीएमएस की पंजाबी आपको स्कोर नहीं देती। पीएमएस की पंजाबी बहुत टफ है क्योंकि 200 मार्क्स की है। अब जो सीएसएस की पंजाबी है उसमें हम क्लासिकल पोइट्स कर लेते हैं, उसमें जो मॉडर्न पोइट्स हैं वो भी कोई 3 को पोइट्स आपके पीएमएस में हैं, सिर्फ 3, बाकी के आपको खुद करने हैं। क्लासिकल पोइट्स की अगर हम बात करें तो 5 मैच करते हैं, एक डिफरेंट होता है। ठीक है। जो पेपर 1 है ना उसमें कोई 80% आपका मैच करता है सीएसएस के सिलेबस से, लेकिन जो पेपर 2 है वो बहुत डिफरेंट है। उसमें वारे हैं, उसमें दास्तानें हैं, और वो दास्तानें ऐसी नहीं है कि आपने कहानी पढ़ ली और आपने वहां जाके लिख दिया। उसमें यह है कि आपने उसके अंदर भी अशार याद करने हैं। वारें हैं तो उसके अंदर भी अशार याद कर रहे हैं। ठीक है, वारें जो है वो भी दास्तानों की तरह ही होती हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें। अब जो पंजाबी का पेपर 2 होता है उसमें आपने ऐसे भी लिखना है। अगर आपकी स्पीड नहीं बन पा रही तो आप ऐसे को किस तरह से करेंगे? ठीक है, ये एक चीज थोड़ी टफ होती है, लेकिन ये है कि अगर आपने इसकी भी प्रैक्टिस की होगी तो हो तो ये भी जाएगा। कोई भी चीज सिर्फ टफ तब तक होती है जब तक आपने वो चीज नहीं की, तो वो टफ है। अगर आपने कर लिया, उसकी प्रैक्टिस की है, मॉक्स दी हैं, तो वो तो बहुत आसान है। फिर तो बस आपने बिल्कुल एक टेस्ट की तरह ही जाना है, पेपर में उसको करके आ जाना है। ओके, एक और चीज थी, पेपर 1 में आपको ना तशरीह भी आती है। वो आपको अशार देते हैं और आपने उनकी तशरीह करनी होती है। और वो चीज जो है ना वो भी थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वहां भी आपने शायर का नाम लिखना है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही, मतलब पंजाबी बोलने में डिफरेंट होती है, लेकिन उसको समझना और उसको करना, लिखना, वो चीज डिफरेंट होती है। एक वो पंजाबी है जो हम नॉर्मली घर में बोलते हैं, वो डिफरेंट होती है, पढ़ने में डिफरेंट है। तो अगर आपको किसी लफ्ज का मतलब नहीं आता तो आप किस तरह से उसकी तशरीह करेंगे? और आई गेस ये होती भी 15 नंबर की है, तो इसको अपने, जरा रिस्क है, इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तीसरा मेरा सब्जेक्ट जोलॉजी था। जोलॉजी मैंने पहले ही बताया, मैंने इस वजह से रखा था क्योंकि मेरी डिग्री जोलॉजी की थी। और हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग जब इस साइड पर आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो हम लोग अपनी डिग्री को भूल जाते हैं, और इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये हो जाता है। लेकिन ये है कि जब आप उसको दोबारा से पढ़ो तो उसको तैयार करना फिर आसान होता है। तो अगर किसी का जोलॉजी रखने का प्लान है तो उसमें यह है कि मिलर एंड हार्ले से हो जाता है ये। और एक तो बुक मिलर एंड हार्ले है, दूसरा जो आपने एफएससी में बुक्स पढ़ी हैं वहां से, मतलब बायो की बुक से वो हो जाएगा इजीली। ठीक है, अगर एक दो टॉपिक्स नहीं होते तो इंटरनेट। अगर मैं ओवरऑल सब्जेक्ट्स की बात करूं कि उसके लिए किस सोर्स की जरूरत है, तो उसके लिए 3 सोर्स हैं। उसके अलावा अगर आप करेंगे तो उसमें थोड़ा आपके मार्क्स का डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर आप ये 3 सोर्सेज यूज करते हैं तो इनशाला इनशाला आपके मार्क्स काफी अच्छे आ सकते हैं। और वो है इंटरनेट, इंटरनेट एंड इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट पे काफी चीजें देखते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि बनी बनाई किताबें जो होती हैं ना वो भी इंटरनेट से ही इन्होंने ली होती हैं। लेकिन मटेरियल जो है या टॉपिक्स जो है वो तो अपडेट होते रहते हैं। जब आप खुद पढ़ते हैं किसी चीज को, आपको डिफरेंट मटेरियल मिलता है, आप उसको डिफरेंट पुट करके आते हैं अपने पेपर में, तो एग्जामिनर इस चीज से इंप्रेस होता है कि मुझे कुछ डिफरेंट देखने को मिला। वो आपके पेपर में इंटरेस्ट लेगा। जब वो आपके पेपर में इंटरेस्ट लेगा ना, तो इस इंटरेस्ट लेने का मतलब है कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। इसी तरह इंटरव्यू में भी होता है कि जब किसी भी पैनलिस्ट ने आप में इंटरेस्ट ले लिया, तो आपके काफी अच्छे चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स आ जाए और आपकी एलोकेशन हो जाए। ओके, हिस्ट्री में ये है कि हिस्ट्री आपको अच्छा स्कोर देती है पीएमएस में, और हिस्ट्री कर लेनी चाहिए। अगर किसी ने सीएसएस में इंटरनेशनल रिलेशंस रखा है या उसका कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो उसको काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स वहां से ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और ये स्कोरिंग भी है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। बाकी जब आपने तैयारी स्टार्ट करनी है, अगर किसी की फर्स्ट अटेम्प्ट भी है या सेकंड है, तो उसमें ये होता है कि इसमें आपको एज सच करंट अफेयर उस तरह से तैयार करने की जरूरत नहीं है, मतलब पूरे पूरे टॉपिक्स तैयार करने की जरूरत नहीं है, और उसका इन डेप्थ नॉलेज आपको नहीं चाहिए। आपने करंट अफेयर को तैयार करना है वन लाइनर फॉर्म में, जहां आपको पता हो कि क्वीन एलिजाबेथ थी तो उनकी डेथ की क्या डेट है। इस तरह से करके कुछ आपको चीजें पता होनी चाहिए। काफी, मतलब इसमें यह है कि आपको क्रैम काफी करना पड़ता है जीके के लिए करंट अफेयर्स को। और क्या चीजें थी, हाँ, जब आपने तैयारी स्टार्ट करनी है, तो कोई भी सब्जेक्ट जब आपने स्टार्ट करना है, तो आपने उसके पास पेपर्स पहले डाउनलोड करने हैं।
और अगर टॉपिक वाइज उसको तैयार करना है तो पहले एक टॉपिक तैयार कर लें, उसके बाद देख लें कि पास्ट पेपर में किस तरह से पूछा गया और आपने क्या उस टॉपिक को कवर किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो उस टॉपिक को भी देख लें, ठीक है, क्योंकि पास्ट पेपर से कुछ चीजें रिपीट हो जाती होती हैं। ठीक है, ये चीजें थी इसके अंदर। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आया, मिलर एंड हार्ले का कौन सा एडिशन करना है? मिलर एंड हार्ले का कोई भी एडिशन कर लें तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मेरे पास आई गेस जो बुक है वो 10th एडिशन है उसका। अच्छा। अच्छा, मेरे मार्क्स। कुछ मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। जी सर पूछे। मेरे क्वेश्चंस ये हैं कि आपने गोल्ड मेडल लिया था अपनी डिग्री में? अच्छा, मैंने अपनी डिग्री में गोल्ड मेडल नहीं लिया था। उसमें उसकी वजह ये थी कि मैंने अपनी 7 सेमेस्टर से ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो मेरा थोड़ा ध्यान उधर हो गया था। तो मेरा थोड़ा डिफरेंस आ गया था। लेकिन मेरा CGPA अच्छा था, दैट वाज 3.88, एंड आई वाज अमंग टॉप 5 स्टूडेंट्स जिनको कॉन्वोकेशन पे बुलाया गया था। मेरा सवाल पूछने का पर्पस ये था, क्योंकि मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम एक एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हम पीएमएस सीएसएस कर सकते हैं? तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या एक एवरेज स्टूडेंट जिसकी अच्छी सी जीपीए नहीं है, क्या वो हम्म। पीएमएस सीएसएस कर सकता है? सर, मैं थोड़ा सा अपना ही एक्सपीरियंस स्टार्ट से शेयर करना चाहूंगी। जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और क्योंकि हम जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनको थोड़ा सोशल साइंसेस से कुछ ना ज्यादा इश्यूज होते हैं। इनको ये लगता है कि कुछ भी नहीं आता, इनफैक्ट कुछ भी नहीं आता होता। मतलब जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, मुझे शायद सिर्फ ये पता था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता था। और ये कह लें कि दोस्तों को अगर बताओ ना तो वो मजाक उड़ाते हैं इस चीज का। तो आई वॉज लिटरली दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट। मेरे में सिर्फ ये चीज थी कि मुझे ये पता था कि मैंने कंसिस्टेंट रहना है। आप CSS की तैयारी करें या आप PMS की तैयारी करें, बीच में आकर आप उसको छोड़ देते हैं। आपको यूं लगता है कि आपसे नहीं होगा, चीजें टफ जरूर होती हैं लेकिन चीजें हो जाती हैं। तो मैं भी कोई इतनी नहीं थी कि मुझे पता हो कि कितने ममालिक हैं और क्या चीजें हैं। ये सारी चीजें मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी मुझे तभी पता चली थी। तो जिसको नहीं आता होता उसको तो चाहिए कि वो, उसके पास ना एक अपॉर्चुनिटी होती है। वो अपॉर्चुनिटी ये होती है कि उसके पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसने फ्रॉम A to Z अभी करना है। तो वो जब A to Z अभी करना है, इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा अच्छे से उस चीज को कर सकता है। तो जब आप अगर कोई भी टॉपिक आपने तैयार करना हो तो इससे सजेशन कि आप पहले उसकी हिस्ट्री को देख लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री देखें, ये देखें कंटेम्प्रेरी क्या चीजें चल रही हैं, उसके कॉज एंड इफेक्ट देखें, फिर सोल्यूशन देखें, फिर देखेंगे पाकिस्तान के एस्पेक्ट से उसका क्या सिनेरियो है, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर उसको देखें। वो टॉपिक कवर हो जाता है और बहुत अच्छा होता है। तो अगर मैं जोलॉजी की स्टूडेंट होकर मेरे सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स हैं, इसका मतलब यह है कि सबके आ सकते हैं। एक और सवाल, आपने हम्म। कितने पैसे दे के पीएमएस और सीएसएस दोनों क्लियर किए हैं? ओके। मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी की थी किसी एकेडमी से, और सिर्फ कंपलसरी के लिए की थी। ठीक है, नहीं 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 क्योंकि नहीं नहीं, मैं हम्म। अकेडमी अकेडमी नहीं, मुझसे लोग पूछते हैं कि सर कितने पैसों की सीएसएस की सीट हम खरीद सकते हैं, कितने पैसे चाहिए होते हैं पीएमएस की सीट लेने के लिए? तो वो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कितने पैसे लगाए? सर, इतनी मैं अमीर होती तो शायद मैं इस साइड पे आती ना, मैं अपना बिजनेस कर रही होती कोई। तो ये है कि मैंने पैसे कोई नहीं लगाए, लेकिन मैंने पैसों के इवज काफी चीजें कुर्बान की हैं जो हर बंदे को करनी पड़ती हैं। आपको अपनी एंजॉयमेंट को थोड़ा साइड पे रखना पड़ता है। आपको काफी देर तक पढ़ना पड़ता है, कजिन्स के साथ आपको टाइम नहीं स्पेंड करना होता। ये वाले पैसे मैंने जरूर दिए हैं। लेकिन अगर आप उन नोट्स की बात कर रहे हैं जिन पे कायदे आजम बने होते हैं, वो मैंने नहीं दिए। तीसरा, जो मोस्ट कॉमन सवाल, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, वो ये है कि सर ये तो सिफारिश से गवर्नमेंट जॉब मिलती है
और CSS PMS तो बहुत बड़ी सिफारिश चाहिए होती है। तो आपने किसकी सिफारिश करवाई थी जो आपकी एलोकेशन होगी? सिर्फ मेरे पास दो सोर्स थे। पहला था अल्लाह ताला और दूसरे थे मेरे पेरेंट्स। मैंने अपने पेरेंट्स को कहा था कि प्लीज दुआएं करें, और उनको तो कहने की खैर जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो उन्होंने जो दुआएं की हैं और जो अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया है, बस यही दो सिफारिशें थी मेरे पास। इन्हीं से हुई मुझे हूं मैं। आज आज मैंने PMS का मैसेज किया, तो मुझे आज भी दो लड़कियों ने कहा कि सर ये तो मिलती सिफारिश वालों को है, आप ऐसे ही मैसेज करी जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 सवाल थे ना, ये मुझसे रोजाना पूछे जाते हैं। कोई कहता है ये सिफारिश से मिलती है, कोई कहता है ये पैसों से बिक जाती हैं, कोई कहता है ये सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट ही कर सकते हैं, हमारी एवरेज CGPA हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो सुनी सुनाई बातें हैं ना इंटरनेट पे, हाँ एक दफा PPSC का स्कैंडल आया था, लेकिन वो पकड़ा गया था। वो 2 महीने के अंदर अंदर पकड़ा गया था, और उसके बाद उन्होंने अपना पूरे का पूरा सिस्टम बदल दिया। ठीक है। हाँ पाकिस्तान है, चांसेस हैं, 5% चांस है कि सिफारिश चलती भी होगी, 5%। लेकिन 95% जो है वो शिफाफ निज़ाम है। ठीक है। तो एक आध केस जो है वो हर जगह पे अप्लाई ना किया करें। चले पाकिस्तान समझ के मैं 95% कह रहा हूँ, 5% मैं कह देता हूँ कि सिफारिश है। लेकिन आप लोग जो हैं ये बातें ना किया करें कि सीट्स बिकी होती हैं, ये सिफारिश वालों की मिलती हैं। तो सॉरी एलिजा, मैं पूछने का पर्पज ये था क्योंकि मुझसे रोजाना पूछे जाते हैं, तो मैंने कहा शायद आपसे पूछ लूं, आपने भी कोई इस तरह का कोई जुगाड़ लगाया होगा। सर दैट वर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ये मेरे से पहले किसी ने किए भी नहीं थे। आज से 3 साल पहले मुझे एक लड़के ने कहा सर आप 15 लाख मुझसे ले लें और मुझे तहसीलदार लगवा दें। तो लोग इस तरह के सवाल बहुत करते हैं। अच्छा अलीजा, आपने, मुझे याद है आप 7th सेमेस्टर में थी आज से 3 साल पहले, और मेरे ख्याल से आपने सबसे पहला जो सेशन लिया था वो सर ताहिर का लिया था, गूगल लाइसिम का, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का। जी सर, इंग्लिश का ही था। तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सर दैट वाज रियली रियली गुड एक्सपीरियंस। क्योंकि आप तैयारी जब स्टार्ट करते हो तो आपके पास एक जो पहली मुश्किल चीज होती है वो होती है इंग्लिश। तो क्योंकि मैंने स्टार्ट ही इंग्लिश से किया था, तो मुझे वो चीज बहुत बेनिफिशियल साबित हुई थी मेरे लिए। तो मैं तो हर किसी को यही कहूंगी कि वो लें इंग्लिश का, सबसे पहले स्टार्ट ही इंग्लिश से करें। इनफैक्ट आई गेस उसके बाद आपने शायद कोई और सेशन इंग्लिश का रखा भी नहीं। तो मुझसे किस जिससे भी कहा कि कहाँ से इंग्लिश की है, कैसे करें, तो मैं यही कहती थी कि वो सर ने मुझे पढ़ाया, वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो मतलब मुझे तो इतनी अच्छी इंग्लिश आ गई थी कि मुझे, अगर मैं कहीं गई भी थी तो मैंने वहां पर जाके इंग्लिश पे इतना ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे पहले से ही आती थी। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताता चलूं, सर ताहिर की जो क्लासेस हुई थी आज से 3 साल पहले, जब अलीजा 7th सेमेस्टर में थी तब की बात कर रहा हूँ। अलीजा जो थी ये काम करती थी, एक दो और लड़कियां भी काम करती थी। जो लोग काम करते थे उनका हो गया, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं थी की, प्रॉपर क्लासेस नहीं थी ली, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं थी की, उनका नहीं हुआ। तो प्रैक्टिस जो है ये बहुत मैटर करती है। तो अलीजा, आप क्या कहना चाहेंगी कि CSS PMS जस्ट पढ़ने से हो जाता है या प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है? सर अगर किसी को लगता है ना कि वो पढ़ लेगा या लेक्चर्स ले लेगा बस, या लेक्चर्स लेके इवन अगर वो नोट्स भी बना लेगा और उसका सीएसएस या पीएमएस पास हो जाएगा, तो मैं कहूंगी कि इससे बड़ी खुशफहमी और कोई भी नहीं हो सकती। आपने कहीं भी मॉक्स दें, आपने मॉक्स लाजमी देने हैं। आप चाहे लेक्चर्स ना लें, मतलब इस सेंस तक, इस हद तक मैं कह रही हूँ कि आप चाहे लेक्चर्स ना लें, लेकिन आपने मॉक्स जरूर देने हैं। आपने, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। आपने कितना ऊपर जाना है और कितना ऊपर से खुद को नीचे लेकर आना है।
तो जब तक आप लेक्चर्स लेते हैं ना, आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, और वो चीजें आपको आती जा रही हैं, हाँ लेक्चर्स की तो बहुत अच्छी समझ आ गई है, ये भी मुझे आता है, ये भी आता है। जब आप टेस्ट में बैठेंगे और आप वो वाला प्रेशर फेस करेंगे, वो चीजें आपको पता चलेगा उसी पैटर्न पे, जब जिस पैटर्न पे आपको पीएमएस या सीजीएस के पेपर्स आते हैं, उसी पैटर्न पे जब आप वो पेपर्स देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारे सिर्फ ख्याल ही थे। अब करने लगा हूं मैं तो मुझे तो चीजें आती ही नहीं है। तो चीजें जब आप इस तरह लिखने से आप करेंगे ना, आपको तैयारी आएगी ही लिखने से। तो जब आप लिखने पर आएंगे ना, तो फिर आपको जब चीजें स्टार्ट में ये होता है कि काफी मतलब प्रेस ही है या ऐसे है, तो वो काफी फेल भी होते हैं बच्चों के, पूरे पूरे क्रॉस भी होते हैं। तो ये चीज भी, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना कि इस तरह नहीं करना कि फेल हो गया तो बस ठीक है छोड़ो, ये तो मेरे काम की है ही नहीं चीज, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। ये बड़ी कॉमन सी फीलिंग है जो हर एस्पायरेंट के जेहन में आती है। मतलब मेरे जेहन में भी ये आई थी कि बंदा फेडअप हो जाता है जब उससे नहीं होता। तो इट्स अ कॉमन थिंग, अगर नहीं होता तो इस तरह आराम से बैठ नहीं जाना, उसको करना है। मतलब जो चीज नहीं हो रही उसको ज्यादा करें, जिस चीज से डर लगता है उसको ज्यादा फेस करना चाहिए ताकि वो डर खत्म हो जाए। तो मैं तो यही कहूंगी इसके बारे में कि लिखें लिखें, बहुत ज्यादा लिखें, ये पेपर ही लिखने वाले हैं। अच्छा, अपना आप इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस शेयर कर दें। ये काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कर दें। सर मैं करती हूँ। किसी ने मुझसे पंजाबी की बुक का पूछा है। जो सीएसएस के लिए पंजाबी की बुक मैंने यूज की थी वो थी अगवाई, और जो पीएमएस के लिए मैंने की थी वो मेरे पास थी आई गेस डॉक्टर सैयद अख्तर जाफरी की थी, और वो मेरे ख्याल से डुंगियां शामा उसका नाम है, वहां से मैंने की थी। तो कुछ ना समझ आए तो सर के लेक्चर्स वैसे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, वहां से आप कर सकते हैं। अच्छा, पहले मैं बात करती हूँ पीएमएस के इंटरव्यू की, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू वही था। उसमें ये था कि आपका जो पीएमएस का इंटरव्यू होता है और जो सीएसएस का होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। पीएमएस वाले आपसे ना क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, आपने वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपने आंसर्स देने हैं। इंटरव्यू में सबसे मेन चीज जो होती है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। रट्टा आपने वहां भी लगाना है, आपने चीजों को बहुत ज्यादा क्रैम करना है। और लेकिन अगर आप वहां पर चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, या आप ये करेंगे कि आपको अगर जवाब नहीं आता तो आप किसी ना किसी तरह बना के बस बता दें, जैसे रिटर्न में करते हैं ना कि अगर नहीं भी आता तो इधर उधर की लंबी लंबी कहानियां छोड़कर आ जाएं कि शायद एक दो नंबर मिल जाए। इंटरव्यू में इस तरह से नहीं होता। इंटरव्यू में वो आपसे मांगते हैं सीधा सीधा जवाब, आपको आता है या नहीं आता, ये वाली चीज है। मेरी डिग्री भी जोलॉजी की थी, मेरा सब्जेक्ट भी जोलॉजी का था, तो मेरा इंटरव्यू भी कोई 60% जोलॉजी पर ही हुआ था। और जोलॉजी में सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं, वो मतलब एक न्यूज आई थी उन दिनों, जू से रिलेटेड थी, जो एक दो दिन पहले आई थी, मेरे इंटरव्यू से एक दो दिन पहले, तो उन्होंने मुझसे उस न्यूज का भी पूछा था। तो जैसे अब एलिफेंट्स के काफी इंसिडेंट होते हैं, यहाँ से वहां ट्रांसफर, या किसी की डेथ हो गई है, उसका नाम क्या था, जू का नेम क्या था। तो ये सारी चीजें भी जरा जहन में रखनी होती हैं, क्योंकि जिसकी डिग्री उस तरह की है उसको तो पता होना चाहिए। इसी तरह जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड भी इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बैक्टीरिया वायरस वाले। तो ये चीज ठीक है कि उनका सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, तो उनको इतना ज्यादा नहीं पता होता। लेकिन वो इस तरह से बिल्कुल नहीं करेंगे कि आपकी डिग्री को छोड़ ही दें। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि वो डिग्री से बिल्कुल नहीं पूछते, लेकिन कुछ से वो बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आपका स्कोर अच्छा है तो वो जाहिर बात है ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे कि कैसे इसने इतना अच्छा स्कोर ले लिया। मेरे जो इंटरव्यू था उसमें चार लोग थे, चेयरमैन साहब थे और तीन पैनलिस्ट थे। और द एनवायरनमेंट वाज कि मेरे सामने, बिल्कुल सामने चेयरमैन थे, राइट साइड पर एक पैनलिस्ट थे और दो लेफ्ट साइड पर थे। स्टार्ट चेयरमैन साहब ने लिया था, उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद जो लेफ्ट साइड पे दो पैनलिस्ट थे उन्होंने स्टार्ट किया था, और उन्होंने मुझसे पंजाबी से स्टार्ट किया था। तो पंजाबी में उन्होंने मुझसे पूछे थे, क्लासिकल पोइट्स का पूछा था। फिर उन्होंने दो शायरों की शायरी में डिफरेंस पूछा था। तो वहां मैंने उनको, लकीली मुझे गजलें आती थी उनकी, दोनों शायरों की, तो मैंने वहां पर गजलें सुनाई थी पंजाबी में। फिर मुझसे क्वेश्चन हुए थे, साम्यात से रिलेटेड हुए थे, कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, और जोलॉजी से बहुत ज्यादा थे। फिर उसके अलावा फिर दोबारा से, मतलब जब तीनों पैनलिस्ट हो गए तो उन्होंने फिर दोबारा से चेयरमैन साहब आए थे। अब ये होता है इंटरव्यू में कि आपने अपने सब्जेक्ट्स को तो तैयार करना ही है, लेकिन आपने करंट अफेयर्स को भी देखना है, डोमेस्टिक अफेयर्स स्पेशली, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है इनका।
उनको भी देखना होता है। उसके अलावा आपने अपनी फेवरेट पर्सनालिटी, अपनी सिटी, सिटी से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें आपने तैयार करनी होती हैं, और मैंने भी की थी, तो आप सबने भी करनी होंगी बाद में। चेयरमैन साहब ने मुझसे मेरी फेवरेट पर्सनालिटी पूछी थी, और माय फेवरेट पर्सनालिटी वाज क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि सब करते हैं अब्दुस्तार रिधी या मलाला या इस तरह से कुछ काफी वेल नोन होती हैं। मेरी जो थी वो सिस्टर जैफ थी, जो मतलब काफी रिसेंट है। तो वो मैंने अपनी फेवरेट पर्सनालिटी जो थी वो काफी टाइम टू टाइम चेंज की थी, क्योंकि आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता, आप लोग इतने लोगों से इम्प्रेस होते हो कि बोलना क्या है और डिफरेंट क्या करना है, वो समझ नहीं आ रहा होता। तो वंस अगेन व्हेन यू वांट टू बी डिफरेंट, यू हैव टू डू डिफरेंट। तो मैंने अपनी फेवरेट पर्सनालिटी को चेंज किया था। अब ये काफी एक अजीब सी चीज है कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटी बदल जाए, लेकिन इट डजेंट मैटर, आपने सिर्फ इंटरव्यू के लिहाज से ही उसको तैयार करना होता है। तो उन्होंने, जब चेयरमैन साहब ने ये सुना तो ही स्माइल्ड एंड ही सेड कि ये फेवरेट पर्सनालिटी आपकी 2 हफ्ते पहले भी थी या 2 हफ्तों बाद ही बनी है। तो उस वक्त फिर मैंने भी स्माइल की, और उसके बाद ये था कि उन्होंने मुझ में ये इंटरेस्ट लिया। पर्सनैलिटी का उसके बाद नाम जो है उन्होंने, रिपीट कीजिएगा। सिस्टर जैफ, जिनको ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला। जी ठीक है। हम्म। और फिर उन्होंने उससे रिलेटिव पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट हर। तो फिर मैं स्टार्ट हुई कि उनको ये कहा जाता है, वो यहाँ से, मतलब अगर जो फेवरेट पर्सनैलिटी, आपको उसकी ए टू जी सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर क्योंकि सिस्टर जेफ उनका रियल नेम नहीं है, उनका रियल नेम रिफत है। तो फिर उन्होंने कहा था कि उन्होंने नेम क्यों चेंज किया। अब वो क्रिश्चियन थी, और क्रिश्चियनिटी में एक सिस्टर का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से करके फिर मैंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि आपको नहीं लगता कि वो क्रिश्चियन है तो इस वजह से वो प्रमोट कर रही हैं। तो फिर वहां से मतलब थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन हुई। अब ये था कि जब मैंने कुछ डिफरेंट किया तो एग्जामिनर ने या पैनलिस्ट ने मुझ में इंटरेस्ट लिया। तो मुझे लगता है कि वो चीज थी जिससे मुझे बाकियों से थोड़ा डिफरेंट बनाया और मुझे कुछ स्कोर मिल गया होगा। लेकिन स्टिल जो मेरी पोजीशन वाली चीज है उसके लिए मैं, मुझे जो लगता है वो ये है कि मेरा जो सब्जेक्ट था वो था सोशल वर्क। सोशल वर्क लो स्कोरिंग होता है। आप चाहे उसको जितना भी डिफरेंटली करो, 10-12 नंबर आप ज्यादा ले लोगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो स्कोरिंग होते हैं, किसी ने पूछा भी है, फिलोसफी बहुत स्कोरिंग है, हिस्ट्री स्कोरिंग है। अब जो जिनकी सेकंड पोजीशन है पीएमएस में, उनकी फिलोसफी है, और ही इज डेट श्योर कि फिलोसफी में उनके 150 तक मार्क्स हैं। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मेरे 130 तक ही होंगे। तो वो एक जो 10-12 नंबर का यहाँ से डिफरेंस आ जाता है, वहां से आपकी पोजीशन का भी डिफरेंस आता है। यस, डिफरेंट जो डिग्री है उससे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन सॉरी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनसे उन्होंने डिग्री से रिलेटेड नहीं पूछे थे। लेकिन मोस्टली से मतलब 90% लोग ऐसे थे जिनसे वो डिग्री से पूछते हैं। तो इसीलिए उसको भी तैयार करना होता है। इसीलिए कोशिश करें कि अगर डिग्री है पीएमएस में एज एन ऑप्शनल तो उसको जरूर ऑप्ट करें। अगर नहीं भी है तो डिग्री से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है ना तो उसको चूज कर लें। अच्छा, सोशल वर्क के लिए रिकमेंडेड बुक्स, एक तो अब्दुल हमीद की है, आई गेस अब्दुल हमीद ही नाम है, रिकमेंडेड बुक्स में लिखा भी हुआ है। एक तो उनकी बुक बहुत अच्छी है, उनकी बुक अच्छी तो बहुत है, लेकिन उसमें मसला यह है कि सारे टॉपिक्स नहीं है उसमें। तो वो टॉपिक्स फिर आपको इंटरनेट से करने पड़ते हैं। या तो आप अपनी पूरी तैयारी इंटरनेट से कर सकते हैं, या आप उस बुक से कुछ कर लें, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो आप इंटरनेट से कर लें। तो इस तरह से हो सकते हैं। फिर जो पीएमएस का इंटरव्यू था उसकी बात कर ले, सॉरी, सीएसएस के इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। सीएसएस का इंटरव्यू लंबा चल रहा है, इस दफा लंबा चल रहा है। पीएमएस का इंटरव्यू एवरेज आपके वो ले रहे हैं 20 मिनट्स। आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट फ्रॉम दोज 15 कैंडिडेट्स ऑफ दैट डे। तो मेरी बारी सबसे एंड पर आई थी, तो उस वक्त मेरे कोई 18 to 20 मिनट्स लगे थे इंटरव्यू के। तो वो सबके जितने भी क्वालिफायर्स हैं सबके इतने ही लगे थे। जो सीएसएस का है, पिछले सालों में ये होता आ रहा है कि जिसका टाइम ज्यादा लगता है इसका मतलब ये कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन इस दफा थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। इस दफा वो सबका ही टाइम ऑन एवरेज 40-45 तक ले रहे हैं। लेकिन अब वाले जो, मेरा तो फेज 1 में हो गया था इसलिए शायद मेरा टाइम ज्यादा था। लेकिन अब शायद पैनल थक चुका है, इस वजह से वो 30-35 तक भी आ गए हैं। इस दफा का जो इंटरव्यू है वो ज्यादा डिस्कशन बेस्ड है। जो मेरा सीएसएस का इंटरव्यू था उसमें मेरे पर्सनल क्वेश्चंस बहुत हुए थे। मेरी एज से रिलेटेड क्वेश्चन था, मेरी डिग्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। उन्होंने जाते ही मुझसे पूछा था रैबिट का साइंटिफिक नेम बताएं।
फिर उन्होंने मुझसे उसका पूछा था, फ्रॉक का पूछा था। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ चीजें थी। और इट्स ओके अगर आपको नहीं आता, इस चीज को आपने बाद में अपने जहन में रखना है कि आप गूगल नहीं है। फिलहाल आप अपने जहन में यही रखें कि आपने गूगल बनना है। जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे ना, फिर आपने अपने जहन में ये रखना है कि मैं गूगल नहीं हूँ, मैं विकिपीडिया नहीं हूँ, मुझे हर चीज नहीं पता होगी। तो इट्स ओके। ठीक है, तो वहां पर आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। मेरे जो पीएमएस में एक चीज थी जो शायद एंड पर जाकर आई थी, वो ये थी कि मैंने मतलब काफी स्माइल रखकर अपने फेस पर और स्ट्रेट बैठ कर, ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस से हो जाती हैं। तो आपने अंडर प्रेशर नहीं आना होता। जहां आपने ये दिखाया कि आप प्रेशर में आ रहे हैं, वहां आपके मार्क्स कम होने लग जाते हैं। तो इंटरव्यू में ये चीज ज्यादा मैटर करती है। तो मेरे साइकोलॉजिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। जैसे इस दफा कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हो रहे हैं। इस दफा सीएसएस में जो साइकोलॉजिकल था उसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स थी, मतलब मैं हूँ आगे क्या, या मैं शक करता हूँ क्योंकि, मतलब वो चीज काफी नेगेटिव है, लेकिन आपने उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। टाइम आपके पास कम होता है, सेंटेंस ज्यादा होते हैं, तो आप कंप्लीट नहीं कर पाते। मेरी क्योंकि उर्दू की स्पीड पहले से ही ठीक थी, अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएस में की थी उर्दू, तो मैंने मेरे से शायद कोई 2 या 3 सेंटेंस मिस हुए थे। तो उन्होंने मुझसे इस तरह से पूछा था कि आपने अपने साइकोलॉजिकल के जो उर्दू पार्ट था उसमें आधे सेंटेंस छोड़े हैं, क्यों? हालांकि मैंने आधे नहीं छोड़े थे। तो वो यहाँ पर शायद हाजिर दिमाग ही देख रहे थे या क्या देख रहे थे, इस तरह की चीजें थी। फिर कुछ क्वेश्चन, मेरे काफी ज्यादा क्वेश्चन यूएस हिस्ट्री से हुए थे। और यूएस हिस्ट्री में भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था जो शेख दस्तगीर साहब ने किया था। उसमें यह था कि लिंडन बी जॉनसन का उन्होंने मुझसे पूछा था, उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी थी। और उन्होंने कहा था कि एज यू नो ही वाज असैसिनेटेड, इस तरह से करके घुमा फिरा के क्वेश्चन था वो। तो पहली बात तो ये, ही वाज नॉट असैसिनेटेड। जो उनसे पहले थे प्रेसिडेंट, उनको असैसिनेट किया गया था। तो ये भी शुक्र है कि उस वक्त मेरे जहन में आ गया, तो मैंने बता दिया कि सर ही वाज नॉट असैसिनेटेड, उनसे पहले जो थे उनको असैसिनेट किया गया था, ये वो इस तरह से। इस दफा के जो पैनल है उसका ज्यादा रुझान जो है वो इस्लामियात पर है। इस्लामियात में 2-3 पैनलिस्ट आपसे इस्लामियात क्वेश्चंस कर रहे हैं और काफी इन डेप्थ इसके ऊपर पूछा जा रहा है। कुरान पाक की जो सूरा है उनका बैकग्राउंड, इस सूरत में क्या बातें की गई हैं, और वाकयात के बारे में पूछा जा रहा है। तो यही पैनल जो इस दफा वाला है, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर भी यही होगा, तो इस चीज को भी थोड़ा जहन में रखें। इंटरव्यू जब आपका रिटन पार्ट क्लियर हो जाता है, तो इंटरव्यू के क्वेश्चन आपसे शेयर हो जाते हैं जो पिछले सालों में आए होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इस दफा वाले हैं वो भी कंपाइल्ड फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे जब इंटरव्यू खत्म होंगे। उसके अलावा उन्होंने मुझसे, हाँ, मेरी जो पीछे एकेडमिक बैकग्राउंड था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड दैट वाज के आपका ए प्लस है, तो क्या आप मेडिकल में जाना चाहती थी? तो मैं जाना चाहती थी। तो फिर मतलब मैं क्यों उसको मैनिपुलेट करती या झूठ क्यों बोलती, तो मैंने कहा यस सर। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था। फिर वो चीज मैंने बताई। उन वो फर्स्ट अटेम्प्ट का भी उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था। तो डोमेस्टिक जो पॉलिसीज चल रही हैं उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस हैं। और काफी जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है ना, वो आपसे काफी पूछ रहे हैं। इलेक्शन, क्योंकि पिछले दिनों में काफी इलेक्शंस की थी बात, वो भी पूछ रहे हैं। सॉरी। सो दैट वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। टोटल 45 अच्छा। मिनट्स थे और अच्छा था, मतलब फ्रेंडली माहौल था। अच्छा अलीजा, आपने इंटरव्यू के लिए, दोनों इंटरव्यूज के लिए ड्रेसिंग क्या की थी? क्योंकि लड़कियों का मुझसे जो सबसे मेन क्वेश्चन इंटरव्यू को लेकर होता है कि सर हम ड्रेसिंग क्या करके जाएं, और जूता हमारा, मतलब जूते की भी थोड़ा सा मसला होता है। लड़कों का तो सीधा सीधा होता है, तो लड़कियों का थोड़ी सी वैरायटी ज्यादा होती है। तो आपकी ड्रेसिंग और जूता, जरा इसको थोड़ा सा बता दें, सीएसएस और पीएमएस दोनों के इंटरव्यूज के लिए। अच्छा, मैंने 3 ड्रेस बनवाए थे, और वो 3 ड्रेस बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे ये था कि शायद मेरा गर्मियों में ही आ जाए। तो मैंने, एक मेरा लाइट पिंक था और एक लाइट स्काई ब्लू सा था। और बिल्कुल सिंपल थे, कोई उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। और उसके अलावा गला जो था उसका वो बैन वाला था, और कफ भी थे उसके साथ। मैंने मतलब सिंपल शर्ट और ट्राउजर, साइड पे मैं दुपट्टा रखती हूँ तो मुझे वो चीज ज्यादा सही लगती है। इसके साथ ये होता है कि आपने थोड़ा सा कंट्रास्ट करना होता है, कि जैसे मेरा पिंक कलर का ड्रेस था,
तो मैंने उसके साथ कंट्रास्ट किया था स्किन कलर का। मैं क्योंकि स्टॉलर लेती हूँ तो मैंने स्टॉलर स्किन कलर का ले लिया था, तो वो जरा कंट्रास्ट अच्छा लगता है। और ये था कि जो मैंने दोबारा से एक ड्रेस अपना फिर बनवाया था, वो था जिंक कलर का। वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर जो होता है ना वो अच्छा लगता है। अब डार्क इस तरह भी नहीं कि आप ब्लैक या मेहरून पहन लो या रेड पहन लो, तो डार्क कलर ऐसा हो, इसके अलावा कोई जैसे ग्रीन हो सकता है, जिंक हो सकता है, ये अच्छा लगता है। तो जिंक कलर का था, और साथ स्किन कलर की ही मेरी सैंडल थी। थोड़ी सी हील होनी चाहिए, वो अच्छी लगती है, थोड़ी सी बिल्कुल। और ऐसी हील नहीं कि टक टक करे और काफी आवाज दे। आई एम सो सॉरी, मेरा गला खराब है, इस वजह से काफी डिस्टरबेंस भी हो रही होगी। यस, मास्क और वेल में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब आपने जवाब देना है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वो नोट करते हैं। एक वाक्य है जो मेरा सुनने में आया था, मैं शेयर कर देती हूँ। एक लड़की थी जिसका रिटर्न पास था और वो पूरा वेल में गई थी। तो उन्होंने वहां पर उनसे कहा था कि बेटा हम आपकी फादर की एज के हैं, तो आप इसको उतार लें ताकि हमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस का पता चले। लेकिन उसने नहीं उतारा था, तो इस वजह से अब वो भी, मतलब पैनलिस्ट भी क्या करें, वो भी इस चीज के लिए मजबूर है, उन्होंने हर चीज देखनी होती है। तो शी वॉज अनएबल टू क्वालिफाई। तो ये थोड़ा इशू होता है। तो आप अगर हिजाब कर रहे हैं दैट इज ओके, और अगर आप मास्क लगाएंगे तो वो आपका मास्क उतरवा देंगे, कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप मास्क उतार दें। तो वहां पर आपको, अगर आप अनकंफर्टेबल भी हैं तो आपको उतारना पड़ेगा। और वेल में ये है कि हिजाब ठीक है, वहां पर वेल आपको उतारना पड़ेगा। अच्छा, ये मतलब मेरी आगे भी स्टूडेंट्स वगैरह तैयारी करती हैं, तो जो मतलब कि ये एक आध केस ही होगा वेल उतारने वाला, मेजोरिटी में वो नहीं कुछ कहते। तो अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं और आपने वेल में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप कर जाओ, अगर वो कहें उतारने का तो उतार देना, अदरवाइज ज्यादा केसेस, क्योंकि इस दफा भी जो मेरी स्टूडेंट जिन्होंने टॉप की है एग्रीकल्चर ऑफिसर में, वो वेल ही करती हैं। एक मेरी और स्टूडेंट जिनका साइंटिफिक ऑफिसर का हुआ, वो भी वेल करती हैं। एक और स्टूडेंट जिनकी सिक्स पोजीशन आई, वो भी वेल करती हैं। फिर पिछले साल एग्रीकल्चर ऑफिसर में जो सेकंड आई थी, वो भी वेल करती हैं। तो ये पैनल के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। और तो हाँ, ये सर आप पर्सन जो टू बात पर्सन। कर रहे हैं ना वो आई गेस वन पेपर से रिलेटेड है, तो उसका उसके लिए पैनल डिफरेंट होता है। जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो सीएसएस के लिए, मे बी पीएमएस या जो पीपीएससी के अंडर जितने एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इतना इशू ना हो, लेकिन सीएसएस के लिए होता है। जी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पीएमएस के अंदर जो चार लोग थे, वो चारों मेंबर्स थे या उसमें उन्होंने किसी और डिपार्टमेंट के लोगों को भी बिठाया था? एफपीएससी में तो सारे मेंबर्स ही होते हैं, तो हम्म। पीपीएससी वाले भी सारे मेंबर्स ही होते हैं या कोई और लोग भी इन्होंने बुलाए होते हैं? सर एज पर माय नॉलेज सारे मेंबर्स ही थे। जी ठीक है। अच्छा, तो आप उससे कोई इन्होंने सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा था? पीएमएस में नहीं पूछा था, सीएसएस में पूछा था। और सीएसएस में उन्होंने इस तरह से पूछा था कि अगर आप, मतलब कोई आपको कहते हैं काम करने के लिए और वो गलत काम है, तो आप क्या करेंगी? तो उसका सीधा सा जवाब है कि नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं करेंगी तो वो आपको कहीं और पोस्ट कर देंगे, तो फिर आप क्या करेंगी? मैंने कहा सर कुछ नहीं करूंगी, फिर तो कुछ, मतलब फिर तो कुछ करना बनता भी नहीं ना। तो फिर उन्होंने कहा अगर वो आपको 10 साल तक इसी तरह से 1-2 सालों में आपको कहीं ना कहीं पोस्ट करते रहते हैं, फिर मैंने कहा सर मैं कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जहां भी जाऊंगी मैं इस चीज पर यकीन रखती हूँ कि आपने अपना 100% देना होता है। तो उन्होंने कहा अगर आप 20 साल तक करते हैं, मैंने कहा सर फिर भी मैं यही करूँ। तो उन्होंने कहा कि आई होप कि आप ऐसे ही करेंगी। मैंने कहा इंशाल्लाह सर। इस तरह से था कुछ। अच्छा, आपका जो पीएमएस का इंटरव्यू था वो पंजाबी से स्टार्ट हुआ, तो सर ने पंजाबी के अंदर ही क्वेश्चंस किए थे? और अगर सर ने पंजाबी में किए थे तो आपने भी क्या पंजाबी में ही आंसर्स दिए थे? और इंटरव्यू के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि जो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो कौन सी लैंग्वेज में हमें इंटरव्यू देना चाहिए।
तो इसका आपका कैसा एक्सपीरियंस था? और ओके। ओवर टू यू। इसमें ना दो, बेसिकली आपके पास दो इंटरव्यूज होते हैं। एक साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है आफ्टर साइकोलॉजिकल टेस्ट, और एक होता है फाइनल इंटरव्यू। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू आपका उर्दू में ही होता है, वो आपसे उर्दू में ही सवाल करते हैं, आपने उर्दू में ही जवाब देना होता है। अगर हम बेसिक मैनर्स देखें तो वो ये होता है कि जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल हो रहा है उसी में आपने जवाब देना है। तो ये एक चीज है कि साइकोलॉजिकल में वो आपसे उर्दू में ही पूछते हैं, आपने उर्दू में ही जवाब देना होता है। और वो काफी पर्सनल क्वेश्चन भी करते हैं साइकोलॉजिकल में। जो फाइनल इंटरव्यू होता है वो आपसे इंग्लिश में ही करते हैं, और अगर वो आपसे उर्दू में क्वेश्चन करें और अगर आप उर्दू में जवाब दो तो वो आपको वहीं पर रोक देते हैं। मतलब किसी तरह वो आपसे कह देते हैं कि आप इंग्लिश में जवाब दें, आपकी इंग्लिश तो अच्छी है तो आप इंग्लिश में बताएं। तो वो आपसे जो डिमांड करते हैं वो इंग्लिश की ही होती है, चाहे आप रूल को फॉलो करें या ना करें। मेरा जो इंटरव्यू था वो पंजाबी से स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इंग्लिश में ही, कि दोनों की शायरी में क्या डिफरेंस है। तो मुझसे क्वेश्चन इंग्लिश में था तो मैंने जवाब भी इंग्लिश में ही दिया था कि दोनों की शायरी में डिफरेंस ये है। लेकिन जो आगे मैंने शेर सुनाए थे उन्हें, जो गजलें थी, वो मैंने पंजाबी में ही सुनाई थी। जी ठीक है। अच्छा, एक सवाल आया था। आपने न्यूज़पेपर पढ़े थे जीके के लिए? और जीके, और आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ती थी अपनी पूरी दैट इज जर्नी क्वाइट जर्नी में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी। मैंने जब स्टार्ट की थी जर्नी तो मैंने न्यूज़पेपर नहीं लगवाया था। बहुत लोग लगवाते हैं, बहुत लोगों को न्यूज़पेपर का क्रेज होता है, मुझे नहीं था। मैंने की किस तरह से थी, मैं सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ती थी, या अगर कोई ओपिनियन में कोई अच्छा आर्टिकल आया, मैंने उसको देखा कि वो अच्छा है तो मैंने उसको पढ़ लिया। अदरवाइज मैं इतना ज्यादा टाइम वेस्ट इस पर नहीं करती थी। हाँ, मैं इंटरनेशनल वाली न्यूज जो थी वो मैंने एक ऐप डाउनलोड की थी, अल जजीरा की। मुझे वो उसके आर्टिकल्स और उसकी एक सीरीज भी है स्टार्ट हेयर के नेम से, वो काफी हिस्ट्री को भी कवर कर लेती है और करंट तक आ जाती है वो सारी सीरीज। तो वो बहुत अच्छी है, 1-2 मिनट में आपको पता, इनफैक्ट सॉरी 10 मिनट्स की कोई होती है और आपको सारा कुछ पता चल जाता है। तो मुझे वहां से न्यूज पढ़ना पसंद था, जल्दी भी हो जाता है और उसमें कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड भी किया होता है। जो डोमेस्टिक थी, डोमेस्टिक में ये था कि मैं वैसे ही उर्दू में न्यूज सुन लेती थी, लेकिन अगर टॉपिक तैयार करना होता था तो उसके लिए फिर मैं इंटरनेट से काफी सर्च आउट करती थी। और अगर कोई आर्टिकल है किसी भी न्यूज़पेपर का और वो अच्छा लिखा हुआ है तो मैं उसको पढ़ लेती थी। इसके अलावा मैं न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन मैं मैगजीन्स पढ़ती थी। मैगजीन्स में इकोनॉमिस्ट था, फॉरेन अफेयर्स था, और वर्ल्ड टाइम्स वालों की भी मैगजीन, उसमें भी अच्छा होता है। तो ये तीन ही मैं पढ़ती होती थी। तो जो उर्दू का ऐसे था, उसको उसको बिल्कुल आपने इंग्लिश वाले ही ऐसे को कन्वर्ट कर दिया उर्दू में, या उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी आपने पढ़ा? सर, जब जब हमने उर्दू का पेपर तैयार करना होता है तो हमने उसके लिए कुछ अशार याद करने होते हैं। तशरीह के लिए भी तो करने ही होते हैं ना, एज अ रेफरेंस। तो कुछ अशार है, अब अशार इतने ज्यादा नहीं होते, कोई 15-20 ही होते हैं। मतलब मुआशरत के बारे में, जमहूरियत के बारे में है, तो वो सेम सेम ही होते हैं जो काफी जगहों पर फिट हो जाते हैं। तो ऐसे के लिए मैंने एक तो एक वही जो आप पूछ रहे हैं कि बिल्कुल इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट कर देना, सबसे इजी मेथड यही होता है और मैंने भी यही किया था। लेकिन कुछ जो चीजें एक्स्ट्रा तैयार करनी थी वो वाली चीजें मैंने इस्लामियात में की हुई थी और अशार के लिए की थी एज अ रेफरेंस। तो वही मैंने ऐसे में पुट कर दिए थे। ऐसे में ये है कि आप स्टैट तो यूज कर लेते हो, वो स्टैट आपने ऐसे इंग्लिश ऐसे के लिए करनी होती है, वो स्टैट आपको ऑलरेडी आती होती है, वो आपने बस उर्दू में उसको कन्वर्ट कर देना है। ऐसे में उर्दू में वो आ जाएगी। अशार आपने तशरीह के लिए किए हैं वो वहां से हो गए। जी ठीक है। अच्छा, उर्दू की तशरीह के लिए आपने कौन कौन सी बुक कंसल्ट की थी? यानी इतने ज्यादा, या इसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए होते हैं उन्होंने, या कोई भी किसी भी शायर का वो पूछ लेते हैं? और इतनी ज्यादा शायरी है हर बंदे की, तो किस तरह, कौन सी बुक है, कौन सा सोर्स है कि तशरीह को हम अच्छी तरह कवर कर लें? सर, इसमें ये था कि जो चीज मैंने नोटिस की थी और जो मैंने अडॉप्ट की थी वो ये था कि जो हमने एफएससी में पढ़ी होती है ना तशरीह, जो गजलें पढ़ी हैं या नज़में पढ़ी हैं, उनको बस एक दफा कर लें, उनमें से जरूर आता है। उनको पढ़ लें, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका मतलब आपको आना चाहिए,
और वो मतलब फिर चाहे कोई भी शेर आ जाए, अगर वो लफ्ज वहां पर होगा ना तो आपको उसका मतलब आता होगा। तो फिर तशरीह आप जैसी मर्जी, आपको समझ आनी चाहिए, जिस मर्जी शायर की हो आप कर लेते हैं। तो अगर ये है कि बहुत ज्यादा, जाहिर बात है, गजलें भी बहुत है, नज़में भी बहुत है, और उर्दू तो बहुत वास्ट है। तो उसके लिए ये होता है कि आप स्टार्ट करें, 9-10 से स्टार्ट कर लें। उसके जो भी आपने देखिए, उसको ये नहीं कि आपने क्रैम नहीं करना, लेकिन सिर्फ देखें कि किस तरह के अशार हैं और उनके मतलब क्या है। उन्हीं में से कोई एक दो आपको जरूर आ जाते हैं। और ये इस दफा भी ऐसे ही हुआ था पीएमएस में, पुराने अशार आए हुए थे। एक तो मेरे ख्याल से मिर्जा गालिब का भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो पुरानी जो आपने पढ़ी होती है एफएससी में या 9-10 में, उनमें से आ जाता है। जी, तो आपने अपने टाइम की, बल्कि आपका भी, मेरा टाइम थोड़ा पुराना था, क्योंकि ये उर्दू की चीजें भी तो चेंज हो गई हैं। जो मैंने जो सिलेबस पढ़ा था 9-10th में, वो अगले साल चेंज हो गया था। ठीक है, तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है? देखिए, लाइव सेशन रखने का पर्पज यही होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को दूर बैठ के यही लग रहा होता है कि ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसे एक खास तबका ही सर कर सकता है और हम लोग नहीं कर सकते। तो वीडियोस वगैरह तो यूट्यूब के ऊपर बहुत पड़ी हुई हैं। तो आप लोगों के साथ लाइव सेशन रखने का यही पर्पस था कि आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग पूछ लो। अच्छा, एक और सवाल मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? आपने कितने घंटे एक दिन में पढ़ा था? आ, अच्छा, इसमें यह है कि हर पर्सन की जो स्टडी रूटीन होती है ना, वो डिफरेंट होती है। तो मुझे रात में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि दिन में ये होता है कि चाहे लड़के हैं आप या लड़की हैं, दिन में बहुत काम होते हैं, दिन में घर वाले भी बहुत तंग करते हैं, मतलब वो बोलते बहुत हैं और आप पढ़ नहीं पाते। तो अच्छा फोकस जो था मेरा तो रात को होता था, तो मैं रात में ही पढ़ती थी। मैं दिन में सोती थी, रात में पढ़ती थी। और दिन में सोने की मतलब ये था कि अगर मैं यूजली फजर के वक्त, मतलब फजर की नमाज पढ़ के सो जाती थी। फिर मैं उठती थी 1-2 बजे, उठ के फिर नाश्ता करके, फिर अगर मुझे ये पता होता था कि मेरा सिलेबस ज्यादा है तो मैं उस हिसाब से फिर पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। तो ये था कि मैंने अपना टारगेट रखा होता था। जिस तरह कुछ लोग होते हैं वो अपना टाइम टेबल लिख कर बनाते हैं, मैंने उसको बस अपने जेहन में रखा होता था कि मैंने आज इस सब्जेक्ट को करना है या इस टॉपिक को करना है। तो उस हिसाब से मैं करती होती थी। तो जब मेरा वो हो जाता था तो फिर बंदा एक एक होता है ना कि वो रिलैक्स हो जाता है और फिर दूसरे टॉपिक की तरफ आता है। फिर मैं खुद को एक थोड़ा इंजॉयमेंट का टाइम देती थी कि अब मैंने कोई ड्रामा देख लिया या कुछ इस तरह से चीज देख ली, लेकिन काम तो मैंने कर लिया होता था। तो ये है कि हर बंदे ने अपने हिसाब से रूटीन रखनी होती है, जो आपको फिजिबल है उसके हिसाब से आप कर लें। मेरी तो रात में ही थी। अच्छा, अगर किसी बच्चे के पास इतने पैसे, क्योंकि आजकल एकेडमीज ने अपनी फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, सारे ही तकरीबन 1 लाख के पास जा चुके हैं। तो मुझसे हम्म। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, क्या हम खुद तैयारी कर सकते हैं? तो क्या स्टूडेंट्स खुद भी पढ़ के क्लियर कर सकते हैं पीएमएस और सीएसएस, या इन्हें जो है वो 1 लाख 2 लाख का रेंज करके कोई एकेडमी जो है वो हैवी किस्म की ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो फिर ही इनका होगा क्लियर? ओके सर, जो मैंने पीएमएस किया था मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में और मेरी सेकंड अटेम्प्ट में भी, वो मैंने खुद किया था, मैंने किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया था। जो ऐसे है ना, उसके लिए शायद आपको किसी टीचर की जरूरत पड़े, क्योंकि आपने लिख कर चेक करवाना है उसे। तो उसके लिए आपको किसी टीचर को ज्वाइन करने की जरूरत पड़ सकती है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है ना, वो आप खुद कर सकते हैं। उर्दू है तो उर्दू भी आप कलीदे उर्दू पढ़ें, खुद कर लें, वो हो जाएगा। उसके लिए किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है। जीके का सारा मटेरियल इंटरनेट पर मौजूद है। इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, उर्दू के पंजाबी की जो बुक्स हैं वो मैंने बता दी हैं, सोलॉजी की भी बता दी हैं, सारा कुछ खुद हो जाता है। हर चीज इंटरनेट पर मौजूद है, बेस्ट सोर्स हर चीज का इंटरनेट है। बस आपने टाइम लगाना है, कंसिस्टेंट रहना है, हर चीज खुद हो जाती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, के अगला पीएमएस कब आ रहा है? कोई है इंफॉर्मेशन आपके पास? ये भी सवाल बार बार आ रहा है अभी, नेक्स्ट पीएमएस कब है? ओके,
जो नेक्स्ट पीएमएस है, अभी तक ये है कि अभी तक तो समरी गई है सीट्स की ना, तो अभी तो अनऑफिशियल ही जो भी चीजें चल रही हैं वो अनऑफिशियल है। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद ये होता है कि आपके पास जब भी इसकी एड आती है तो उसके बाद कोई 1.5 या 2 माह आपके पास होते हैं। अभी मेरे सुनने में तो यही आया है कि ईद के बाद ही पेपर्स होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि एड कब आती है। और राबिया, जो आपने ऐसे की प्रिपरेशन के लिए बुक्स पूछी हैं, ऐसे के लिए कोई बुक नहीं होती। ऐसे आपका तैयार हो जाता है जब आप पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और जो इस्लामियात करते हैं, ये डिफरेंट जो आपने ऑप्शंस और कंपलसरीज को तैयार करना होता है ना, उसी से आपकी इतनी तैयारी हो जाती है कि आप ऐसे के लिए आपके पास मटेरियल आ जाए। इसके अलावा कुछ स्टैट होती है, कुछ रेफरेंस होते हैं, वो आपको करने पड़ते हैं। स्टैट आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। ठीक है, स्टैट में जैसे पाकिस्तान की करंट इन्फ्लेशन क्या है, इसके लिए कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, इसी तरह से एक दो और है, वहां से आपको काफी ऑथेंटिक डाटा मिल जाता है। जो आपके पास बुक्स हैं, बुक्स में ये है कि कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत फेमस बुक्स हैं जिनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिनकी आप एक दफा बस समरी पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि उस किताब में क्या लिखे। उसको आप एज अ रेफरेंस अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं बस। मैंने ऐसे की प्रिपरेशन के लिए सोर्स नहीं यूज किए थे, मैंने सिर्फ अपनी जो तैयारी की थी, जो बाकी कंपल्सरीज और ऑप्शंस की थी, वहां से ही आप मटेरियल बहुत आपके पास आ जाता है। लेकिन जैसे एक कॉन्सेप्ट है थीम बेस्ड ऐसे का। अब तो थीम बेस्ड ऐसे वाला इतना कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है, सीएसएस में तो बिल्कुल नहीं रहा, पीएमएस में शायद थोड़ा सा हो। तो उसके लिए ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का टॉपिक आपने पाकिस्तान अफेयर में करना है, पाकिस्तान स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर, उसमें आपने इस टॉपिक को तैयार करना ही करना है। एक तो ये है कि आप उसको लिमिटेड तैयार करें सिर्फ उस सब्जेक्ट के लिए। अगर आपने उसको ऐसे के लिए तैयार करना है तो फिर वही 3-4 डोमेन्स हैं, उसकी हिस्ट्री है, कॉजेज, इफेक्ट्स, मतलब हिस्ट्री के बाद कंटेम्प्रेरी जो चीजें चल रही हैं, कॉजेज है, इफेक्ट्स हैं, और पाकिस्तान से रिलेटेड चीजें, इंटरनेशनली चीजें किस तरह से उससे रिलेट कर रही हैं, और इसका डाटा आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। तो ये आपका टॉपिक तैयार हो गया। हर टॉपिक को आपने इसी तरह तैयार करना होता है, उसकी हिस्ट्री से लेकर करंट तक आए, और उसके बाद कॉजेज, इफेक्ट, सॉल्यूशंस, पाकिस्तान का किस तरह से उसमें रोल है, पाकिस्तान किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, और इंटरनेशनल रोल उसमें। अच्छा, अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आया है जो मुझे भी भूल गया था, और ये आजकल बहुत बड़ा इशू है हमारी पूरी की पूरी यूथ के साथ, और वो है डीमोटिवेशन। तो बहुत हम्म। अच्छा सवाल है, हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शन एंड डीमोटिवेशन। तो डीमोटिवेशन क्या आपको नहीं थी पिछले 2 साल के अंदर, क्योंकि आपने फेलियर भी देखा, और अब हाँ, अब मुझे अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। तो अब आप बताएं, आपने अपने आप को किस तरह मोटिवेट रखा, और फेलियर भी देखा, और फेलियर के बाद जब आप दोबारा उठी खड़ी हुई, दोबारा आपने फाइट बैक किया, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। सर, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था सीएसएस का, वो दिसंबर में आया था, क्योंकि पेपर लेट हुए थे, रिजल्ट भी उस हिसाब से लेट आया था। दिसंबर का कोई मिड था या लास्ट था तब मेरा रिजल्ट आया था। मेरे पास जनवरी का मंथ था और फेब में मेरे पेपर थे। तो एकदम से फेलियर देखना और एक मंथ आपके पास होना उसको कॉप करने के लिए, और फिर पेपर्स देना, दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, दैट वाज रियली डिफिकल्ट। ये होता है कि आपके इर्द गिर्द तो लोग होते हैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए, लेकिन आप खुद भी हो जाते हैं, और आप डिमोटिवेट खुद भी होते हैं, आप फेडअप हो जाते हैं, आपसे वो चीज होती ही नहीं। आपका दिल करता है कि बस इसको छोड़ दो, ये चीज तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं थक गई हूँ। क्योंकि सीएसएस हो या पीएमएस हो, बहुत लंबा प्रोसेस है इसका, मतलब 5-6 साल तो आपके कहीं नहीं गए। ये तो ये है कि आपका अगर पहले पास हो गया तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं तो तीनों तीनों अटेम्प्ट्स भी अगर देखें दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो बहुत लंबा चलता है ये। मैंने किस तरह से इसको किया था मैंने अपने ज़हन में रीजन रखी थी कि मैंने सीएसएस क्यों करना है। तो जब आपका वो वाई का आंसर आपको पता होता है, तो वो रीजन आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप फिर हर चीज का सामना कर लेते हो। मसला ये होता है, जिन स्टूडेंट्स को ये डीमोटिवेशन का इशू होता है ना, उनके साथ बेसिकली इशू डीमोटिवेशन का नहीं होता। उनके साथ इशू ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो सीएसएस क्यों करना चाहते हैं। और जिनको पता होता है उनका बेसिकली यही होता है, पावर के लिए करनी है।
तो बेसिकली अगर हम देखें तो नेचुरली इंसान को पावर की जरूरत नहीं है। इंसान को उसकी और नीड्स होती हैं, कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं, कुछ सोशल नीड्स हैं, कुछ उसको सुकून चाहिए, कुछ सोशल स्टेटस उसने बढ़ाना है, इस तरह की नीड्स होती है। पावर नहीं होती, आप पावर के बगैर गुजारा कर सकते हो। तो जो आपके पास वाई है ना, हर बंदे को पता होना चाहिए कि व्हाई डज ही वांट टू डू सीएसएस और पीएमएस। जब वो उस चीज को अपने जहन में रखता है ना, तो फिर वो खुद ही खड़ा हो जाता है, वो गिर के भी खुद खड़ा होता है, उसको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और इन केस के अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहा, तो मैं तो मेरे लिए बेस्ट चीज यही है कि जो मैं रिकमेंड करूंगी कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि आप नमाज और सब्र से मदद मांगो। तो आपकी बेस्ट चीज जो है वो होती है कि आप अल्लाह ताला से बात करें, अल्लाह ताला को बताएं कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं तो कमजोर इंसान हूँ, मेरी मदद करें। तो वो कैसे हो सकता है कि आप उसको पुकारें तो वो आपकी हेल्प ना करें। तो बजाय इसके कि आप कोई सहारा ढूंढे, कोई कंधा ढूंढे कि आपको कोई मोटिवेट करे, कोशिश करें कि खुद ही गिर के खुद ही उठें। इससे आप ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जब उनको कुछ नहीं समझ आ रही होती ना, तो वो कुछ सीरीज टाइप देख लेते हैं या कोई ड्रामा देख लेते हैं। जब आप बिल्कुल थक जाए, मुझे ना समझ आए कि आगे क्या करना है, और मतलब पढ़ पढ़ के मैं थक गया हूँ, मुझसे और हो ही नहीं रहा, कोई ड्रामा देख लें। कोई जिस चीज में आपको अच्छा फील होता है, कुछ आप मूवी देख लें कोई। और काफी मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी, आप वो सुन लें। उससे भी बंदा काफी एक डायरेक्शन उसकी, उसको पता होती है कि ये डायरेक्शन है, तो वो चीज भी काफी हेल्पफुल होती है। आप सेमिनार सुन लें यूट्यूब के ऊपर, सक्सेस स्टोरी सुन लें, हम्म। उससे भी बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी, जिस तरह अभी मुझे बहुत ज्यादा मिलती है लीजा से मोटिवेशन। तो थैंक यू लीजा। अच्छा, तो एक सवाल आया, काइंडली सर पीपीएससी एग्जाम को भी एक्सप्लेन कर दें, लिटिल बिट इंफॉर्मेशन। कायनात, मैंने पीपीएससी एग्जाम्स के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें डिटेल बताया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? पीपीएससी एग्जाम एक्सप्लेनेशन लिख के मैं आपको वीडियो का लिंक भेज दूंगा, आप उसे डिटेल से देख लीजिएगा। अच्छा, एक सवाल आया था कि उर्दू की बुक्स, कंप्लीट बुक्स रिकमेंड कर दें जो पूरी कंप्लीट तैयारी करवा देगी। वैसे मैंने उर्दू के ऊपर काफी ज्यादा बोला है। उर्दू में आपको कलीदे उर्दू से आपकी काफी तैयारी हो जाती है। जो तशरीह है उसके लिए अगर आप चाहें तो तशरीह भी कलीदे उर्दू में है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 9-10 और एफएससी में जो आपने उर्दू पढ़ी होती है आप उसको देख लें। तो उससे भी, क्योंकि उसके ऊपर आपने अल्फाज मायने लिखे होंगे ना, तो वहां से आपको हेल्पफुल रहेगा वो। बाकी जो आपके कलीदे उर्दू है उसके अंदर हर चीज मौजूद है, उसके अंदर करेक्शन भी मौजूद है, उसके रूल्स भी मौजूद है, मुहावरात भी मौजूद है, तलखीस भी मौजूद है विद एग्जांपल्स, उसके अंदर एसेस भी मौजूद है। लेकिन यह है कि कलीदे उर्दू में जो एसेस लिखे हैं ना, वो डिफरेंटली उन्होंने लिखे हैं, मतलब सीधा सीधा बस लिख दिया। आपने जो ऐसे लिखना है वो बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे इंग्लिश का ऐसे होता है। उर्दू में भी आपने ऐसे के लिए आउटलाइन बनानी है, और उसी आउटलाइन के मुताबिक आपने पैराग्राफ बनानी है। उसी पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होगा जो उर्दू में होगा, फिर एक्सप्लेनेशन होगी, फिर रेफरेंस होगा, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस वैसे कि जैसे इंग्लिश सेंटेंस का। आई थिंक कि अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो थैंक यू सो मच लीजा, आपने टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो आपने अपना टाइम निकाला। इंशाल्लाह जब आपका सीएसएस का रिजल्ट आएगा तब मैं आपको फिर जहमत दूंगा, वो सीएसएस से रेलिवेंट हम डिटेल सेशन करेंगे। तो इंशाल्लाह चलिए, ऐसे कोई मसला वो नहीं। सीएसएस से रेलिवेंट हम डिटेल करेंगे। तो अल्लाह करे कि आपका पीएस के अंदर आपकी एलोकेशन हो और उसमें भी आप कामयाब हो। थैंक यू सिर्फ सो मच। पीएएस हो या पीएसपी हो, मैं तो दोनों में खुश हूँ। तो आपकी अपनी पहली प्रेफरेंस कौन सी थी? अम, इसमें भी दो स्टोरीज हैं। मेरी पर्सनल जो मुझे पसंद है वो है पीएसपी, लेकिन आपने अपनी फैमिली को भी कंसिडर करना होता है, तो उनका भी जरा ध्यान रखना होता है। तो मेरे पापा को पैस पसंद थी, इसी वजह से मैंने अपनी पहली प्रेफरेंस पे पैस रखी थी, और मैंने सेकंड पर पीएसपी रखी थी। थर्ड पे मैंने एफएसपी रखी थी क्योंकि मुझे पर्सनली एफएसपी पसंद है, उसमें काफी सुकून की जिंदगी होती है। और फोर्थ पे मेरी एमएलसीजी थी, और फिफ्थ पे कस्टम्स।
आपने फोर्थ पे मिलिट्री कंटोनमेंट कर रख दिया, मिलिट्री लैंड एंड एग्जैक्टली। कंटोनमेंट। अब उसमें ये है कि मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट जो है उसमें काफी लोगों को आइडिया नहीं है कि जो चीजें वो चाह रहे होते हैं सीएसएस से लेना, मतलब बदले में आपको गाड़ी मिले, घर मिले, सुकून की जिंदगी मिले, तो अगर मैं इसका कंपैरिजन दूसरों से करूँ तो इसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन इसमें आपको सुकून काफी मिलता है। बहुत ज्यादा काम होता है लेकिन जो चीजें आप चाह रहे होते हैं वो आपको मिलती हैं, और एक सुकून होता है बाकी कंपैरिजन में। जो पैस ऑफिसर होता है या पीएसपी का जो ऑफिसर है, उसके पास शायद पर्सनल लाइफ के लिए इतना टाइम ना निकले। उसकी बाहर ही काम उसके इतने ज्यादा होते हैं कि उसको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो उसका एक उसके पास पावर होती है, उसके पास काफी चीजें हैं, उसका एक उसकी रेपुटेशन भी काफी है, और ऑब्वियसली तभी मेरी फर्स्ट टू चॉइसेस यही हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में पीस को प्रेफर करते हैं तो एफएसपी और एमएलसीसी बहुत अच्छे हैं। मेरे हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, वो ग्रेड 20 में है, कमिश्नर भी रहे हैं डिवीजन में। तो वो ओएसडी थे। ये 2021 की बात है, मेरी उनसे मुलाकात हुई अक्टूबर 2021 में। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आप ओएसडी हैं आजकल? तो वो कहते मैं हम्म। खुद हूँ, क्योंकि मैं रेस्ट चाहता था। तो एग्जैक्ट। तो लोग जो हैं वो अपने आप को खुद ओएसडी भी करवा लेते होते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो काम होता है, अगर फील्ड में अगर आप, तो इतना वो सख्त सुबह 4-5 बजे जो है ना, असिस्टेंट कमिश्नर तो मंडियों के अंदर उसको विजिट करना भी पड़ जाता है। मतलब आप याद रखें कि आपको सुबह 4-5 बजे उठ के मंडी भी जाना पड़ सकता है, और रात को लेट भी आप आ सकते हैं। तो वो कोई भी सिनेरियो बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पीएसपी और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ये तो बहुत ही मुश्किल हैं, टफ हैं। बाकी मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट मैं आपसे एग्री करूंगा बिल्कुल। उसके अंदर भी आप एक हिसाब से मैनेजर ही होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ही आप में होते हैं, लेकिन आप टेंशन फ्री एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। आप कुछ भी कोई हम्म। में होता है, कभी सस्पेंड भी ना हो जाऊं, वैसे भी ना हो जाऊं मैं। तो थैंक यू सो मच अलीजा, आपके साथ सेशन रखा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली। मुझे तो बहुत ज्यादा मिली। और मुझे उम्मीद है बाकी लोगों को भी काफी ज्यादा जो है वो फायदा हुआ होगा। और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जब आपका सीएसएस का रिजल्ट आएगा 5-6 माह के बाद, हम फिर आपको तब जहमत देंगे। आई एम ऑनर्ड सर, अगर कोई बात नहीं, फिर अगर आप मुलाकात है। कोई कंक्लूडिंग सेंटेंस या कुछ भी आपने नसीहत वगैरह करनी है तो आप कर दें, उसके बाद फिर हम सेशन को एंड करते हैं। आपकी इस बात से मुझे अपना इंटरव्यू याद आ गया। इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन किया था कि कोई एक बात जो आप यूथ को कहना चाहें। तो उस वक्त मेरा ये था सेंटेंस कि सर, यूथ को चाहिए कि वो अपने एप्टीट्यूड को देखे, मतलब उसका रुझान किस तरफ है वो इस चीज को देखे, बजाय इसके कि वो ट्रेंड की तरफ जाए और वो कंसिस्टेंट रहे। मतलब ये जरा मेरा एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया था वहां पर। तो तब भी मैंने यही कहा था, अब भी मैं यही कहूंगी कि बात थोड़ी घुमा फिरा कर वही आ जाती है कि आपने क्या करना है, ये आपको पता है। आपके पास आपके वाई का जवाब होना चाहिए कि आप अगर सीएसएस या पीएमएस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये नहीं करना कि ट्रेंड है या बहुत टेक है, बहुत गाड़ी है, बहुत पैसा है, या ये सारी चीजें शायद जब आप उस जगह पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। तो आपके पास जब वाई का जवाब होता है ना, तो फिर आपके पास एक डायरेक्शन होती है, आपको पता होता है कि आपने क्या करना है। तो आप अगर सीएसएस आप करना चाहते हैं तो फिर करें। अगर आप इसलिए करना चाहते हैं कि किसी रिश्तेदार ने कह दिया है, या सोसाइटी में बहुत नाम होता है, या आपको फेम चाहिए, तो इस चीज के ऊपर भी जरा गौर करिए कि अल्लाह ताला नियतों को देखता है। तो अल्लाह ताला ने आपको आपकी नियत के मुताबिक ही देना है। ठीक है, इस चीज को देखें और कंसिस्टेंट रहें। और इस पर जब मैंने कहा था तो मैंने, मतलब मेरा इंटरव्यू खत्म हो चुका था, तो तब मुझे फोर्थ पैनलिस्ट ने जाते जाते कहा था कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सो यू मस्ट नो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको टाइम लगाना पड़ेगा। लड़कियों के लिए मसला ये होता है कि उनके ऊपर एक प्रेशर होता है शादी का, तो वो आपने खुद हैंडल करना है। जब आप इस जगह पर इस फील्ड में आ गए हैं सीएसएस पीएमएस के लिए, तो काफी चीजों को आपको फेस करना पड़ता है, फिर काफी एंजॉयमेंट्स को साइड पे रखना पड़ता है, और काफी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, क्योंकि हर चीज की कॉस्ट होती है। तो अगर आप रेडी हैं उस चीज की कॉस्ट को पे करने के लिए, तो
फिर देन गो फॉर इट। और लड़कों का ये होता है कि उनके ऊपर जरा कुछ फाइनेंशियल प्रेशर ज्यादा होता है कि कमाना है, तो एक वो चीज भी होती है। तो अगर दोनों मेल फीमेल अगर इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से हैंडल करना है, तो फिर तो CSS PMS करें। और फिर बस कंसिस्टेंट रहें, अगर लगता है नहीं होता तो फिर भी करें उसे, ताकि वो हो आपसे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच अलीज़ा। और मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करूंगा कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा पोटेंशियल क्या है और हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने आप को डिस्कवर करना चाहिए, ना कि किसी के कहने के ऊपर कि मैं टीचर ही बनूंगी, मैं जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ही बनूंगा, या मैं इंजीनियर ही बनूंगा, या मैं डॉक्टर ही बनूंगा। तो हमें अपने आप को भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि हम क्या जो है वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, और फिर ही हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं। अगर हमारा अपना पर्सनल उसके अंदर इंटरेस्ट ना हो और किसी के कहने पे हमने किया, तो फिर कंसिस्टेंसी जो है वो हमें नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच अलीज़ा, आपके साथ सेशन बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह हम, मेरी तो बहुत दुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब, और मुझे मतलब एक मतलब मैं बड़ी दिनों के बाद, महीनों के बाद मैंने इंस्टा खोली, और मुझे इंस्टा से पता चला था। और मुझे मुझे पहले मैंने देखा, फिर मैं सोच रहा था कि शायद कोई और ना हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के कि आपकी इस दफा होगी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने मार्च में हमारी बात हुई थी, जब मैंने आपसे पूछा था PMS 2022, मुझे याद है 3 मार्च, नहीं 5 मार्च, 5 मार्च 2023 को मैंने जब पूछा था आपसे PMS का, तो तब मेरी आपसे बात हुई थी। और सर उसके बाद भी हुई थी, जब मैंने FIA क्या पूछा था आपसे, उसका नेक्स्ट नहीं, प्रोसीजर। PMS के रिजल्ट की बात बता रहा हूँ मैं, 2022 का जो रिजल्ट था। ओके। FIA की तो हमारी तकरीबन 12 या 16 सितंबर को बात हुई थी, राउंड अबाउट। चलिए, आपको फिर ज्यादा अच्छे से याद है फिर। इट्स माय तो बैड टू, मुझे नहीं याद। मुझे मुझे ना, ये मेरी थोड़ी सी जो है ना, ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे थोड़ी बहुत डेट्स याद रह जाती हैं। तो मार्च में तो मुझे याद है मेरा कॉन्वोकेशन था, और तब मैंने आपसे पूछा था। तो थैंक यू सो मच अलीजा, इंशाल्लाह दोबारा जो है वो हम एक सेशन रखेंगे, और उसके अंदर इंशाल्लाह हम CSS को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सर। ओके, अल्लाह हाफिज।